डिस्कवरी ऑफ अमेरिका के अंदर दो शख्सियत आती हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिगो वेस्पूसी। क्रिस्टोफर कोलंबस जो है ये इटली में पैदा हुआ था। इसका किसी ने आइडिया नहीं माना कि मैं नया रूट ढूंढने जाता हूँ। तो क्वीन इजाबेला जो है स्पेन की, उसने मान लिया था 1492 में। पहला इसका जो है सफ़र था वो 1492 में हुआ। 120 क्रू था इसके साथ। 3 शिप्स थे, नीना, पिंटा और सेंटा मारिया। ये क्यूबा तक पहुंचे थे। तो बाकी इसके बाद भी इसने 3 वॉयज किए थे, 1493 में, 1498 और 1502 के अंदर। तो 1506 में ये मर गया था। फिर अमेरिको वेस्पूसी आ गया, इसने 2 वॉयज किए थे, 1497 से 1504 तक। इसने डिटेल डिपिक्शन दी थी, यानी कि काफ़ी डिटेलिंग की थी, तो इस वजह से इसके नाम के ऊपर जो है अमेरिका का नाम रखा गया। तो ये 1512 के अंदर जो है फोर्थ हुआ था। थैंक यू वेरी मच। वाई यूरोप लुक्ड वेस्टवर्ड, इसके अंदर मेजर 3 हेडिंग्स बनती हैं, पॉलिटिकल रीजंस, इकोनॉमिक रीजंस और सोशल रीजंस। ठीक हो गया। अभी हम पॉलिटिकल रीजंस देखते हैं। एमरजेंस ऑफ न्यू ग्रुप्स इन यूरोप। तो यूरोप के अंदर जो है किंग हेनरी की डिवोर्स जो था उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट था। उसके बाद जो है मैरिज, जो है स्पेन की शादी हुई थी। उस तरह उसके बाद जो है एस्पिरेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मिनार्कीज, उनको स्ट्रेंथ चाहिए थी फाइनेंशियली और मिलिट्री की भी। एक्वायर न्यू लैंड्स, स्प्रेडिंग इन्फ्लुएंस बियॉन्ड बॉर्डर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू नेवल रूट्स। इस तरह टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। 1488 के अंदर जो है बार्थोलोम्यू ये अफ्रीका तक गया था। 1497 में जो है वास्को डे गामा ये अफ्रीका के ऊपर से घूम के जो है वो एशिया तक गया था, इंडिया तक। इस तरह ल्योर ऑफ न्यू कॉलोनीज के वहाँ पर जो है वो अनएक्सप्लॉइटेड जो है वो सारे इंसेंटिव्स वगैरह हैं। तो बाकी जो है इकोनॉमिक और सोशल रीजन हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वाई यूरोप लुक्ड वेस्टवर्ड की इकोनॉमिक रीजंस हम देखते हैं। इसके अंदर सबसे पहले आ जाएगा एमरजेंस ऑफ न्यू मर्चेंट क्लास। ये किस्म की न्यू अपर मिडिल क्लास जो है वो एमर्ज हो रही थी, ये बिजनेस क्लास जो है। रिसोर्सेज ऑफ न्यू वर्ड्स वो अनएक्सप्लॉइटेड थे। पॉपुलेशन जो है यूरोप में बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कॉस्टली यूरोपियन वार्स की वजह से यूरोप फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो वेस्ट के अंदर जो है वो और फाइनेंशियली मजबूत था। नीड ऑफ लैंड फॉर वूल, डिमांड वूल की इतनी डिमांड थी कि इन्होंने जो है वो जगह कम पड़ गई थी इनके पास। स्कार्सिटी ऑफ लैंड्स फॉर फूड क्रॉप्स, सारी जगह पर जो है वूल की डिमांड पूरी करने के लिए ही वो कॉटन वगैरह उगाई हुई थी। तो ये जो है फल वगैरह कहीं पे भी नहीं उगा रहे थे, इसलिए जगह की कमी थी। न्यू ट्रेड रूट टू एशिया, जब 1453 में इस्तांबुल फतह हुआ था तो उन्होंने इनका रूट बंद कर दिया था वो वाला। तो इनको नए रूट की ज़रूरत थी। राइज ऑफ मर्केंटलिज्म, कि नेशन कुड ग्रो ओनली ऑन द एक्सपेंस ऑफ अनदर नेशन। तो ये तब राइज था, तो इस वजह से उनको जाके जो है एक्सप्लॉइट करना चाहते थे। थैंक यू वेरी। वाई यूरोप लुक्ड वेस्टवर्ड की सोशल रीजंस हम देखते हैं क्या थी। सोशल रीजन के अंदर आ जाएगा जी सोशल प्रॉब्लम्स यूरोप के अंदर जो थी। कॉस्ट ऑफ लिविंग ज़्यादा हो गया था और जो कैजुअलिटीज़ वगैरह हो रही थी, रिलीजियस जो कन्फ्लिक्ट वगैरह चल रहे थे उसकी वजह से। रिलीजियस परसिक्यूशन बहुत ज़्यादा थी। जो उसके बाद जो है एमरजेंस ऑफ प्रोटेस्टेंट अगेंस्ट चर्च। इसी वजह से रिलीजियस परसिक्यूशन हो रही थी। ये प्रोटेस्टेंट जो थे ये कहते थे कि सिर्फ बाइबल ही काफ़ी है आपको, यानी पोप वगैरह को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं, बाइबल में ही सब कुछ है। तो पोप को अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई थी, उन्होंने कहा इनको तो भाई ख़त्म करो। तो उसकी वजह से जो है बहुत ज़्यादा खून बहा था। फ्रीडम टू प्रीच इन द न्यू वर्ड, इन्होंने कहा कि यहाँ पे तो ये आज़ादी नहीं है प्रीच की, तो न्यू वर्ड के अंदर फ्रीडम ऑफ प्रीच है, वहाँ पे ये यानी कि पोप वगैरह की अथॉरिटी नहीं है। अट्रैक्शन ऑफ नॉर्थन कल्चर, तब ये बहुत अट्रैक्शन थी कि नॉर्थ में जो है वो बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, इंसेंटिव्स हैं, तो इसलिए उसकी अट्रैक्शन थी, तो इसलिए वहाँ पे जाना चाहते थे। थैंक यू वेरी मच। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज जो है इसके अंदर सबसे पहले हम बैकग्राउंड देखेंगे। जो दो तीन ट्रीटीज हुई थी इसके अंदर, जो बाद में जो है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुई थी। तो ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलाज आता है, उसके अंदर ट्रीटी ऑफ सारागोसा और ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया। ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलाज के अंदर क्या था, 1494 में हुई थी। ये जब कोलंबस आया था रिटर्न होके वहाँ से न्यू वर्ल्ड से, तो जो है पोप ने जो है पुर्तगाल और स्पेन के दरमियान डिवाइड कर दिया था वो पूरी ज़मीन ही। तो जो नॉर्थ अटलांटिक से परली साइड थी वो स्पेन को, और दूसरी साइड जो है वो पुर्तगाल को दे दी थी। सारागोसा जो है ये 1529 में हुई थी। ये इंडोनेशिया की जो स्पाइसी लैंड जो वास्को डे गामा ने डिस्कवर की थी वो इसने डिवाइड की थी स्पेन और पुर्तगाल के दरमियान। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया 1648 के अंदर हुई थी। इसने प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक्स के दरमियान जो जंग थी वो ख़त्म की थी। ये दो जंगें इसने ख़त्म की थी। एक 30 ईयर वार जो 1618 से 48 तक हुई थी, और 80 ईयर वार जो 1568 से 1648 तक हुई थी। थैंक यू वेरी मच। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉलोनीज के अंदर हम फर्दर देखते हैं जी हायरार्की क्या थी कॉलोनीज की। किंग सबसे ऊपर था, फिर रॉयल काउंसिल जो लंदन की है, फिर गवर्निंग काउंसिल जो हर कॉलोनी की होती थी, और फिर नीचे कॉमर्स एंड ट्रेड आती थी।
वर्जीनिया जो है ये 1607 में सेटल हुई, लेकिन चार्टर 1606 में मिल गया था। लीडर इनका जॉन स्मिथ था। 1625 को जो है ये क्राउन ने इसको वापस अपने पास अपने अंडर ले लिया। उसके बाद प्लाईमाउथ एंड मैसाचुसेट्स जो है, ये प्लाईमाउथ जो है 1620 में हुई, ये प्योरिटन्स थे। फिर लीडर इनका विलियम ब्रैडफोर्ड था। मैसाचुसेट बे कॉलोनी 1629 में सेटल्ड हुई, और जो है 1691 में दोनों मर्ज होकर इनका नया नाम मैसाचुसेट्स कॉलोनी बना। दिलावरे और न्यूयॉर्क जो है ये दोनों एक जॉइंट कंपनीज थी, उन्होंने ये दोनों सेटल की 1623 में न्यूयॉर्क, 1638 में जो है ये दिलावरे। रॉयल काउंसिल ने जो है दोनों को जो है अपने अंडर ले लिया अपनी तहवील में 1664 के अंदर, और जो है न्यूयॉर्क को उसने कैपिटल बना दिया। थैंक यू वेरी मच। कनेक्टिकट जो कॉलोनी थी इसकी एज 1635 में सेटल्ड हुई थी। लीडर इनका थॉमस हुकर्स था। ये मैसाचुसेट्स छोड़ के आए हुए थे प्योरिटन्स, तो 800 लोग थे, इन्होंने अपनी जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज की थी, लेकिन सर्वाइव नहीं कर सके। फिर गवर्नमेंट ने चार्टर जो है इनको दे के तो इनको रॉयल रूट के अंदर ले लिया 1662 में। रोड आयरलैंड जो है ये 1636 में सेटल्ड हुई। लीडर इनका रॉजर विलियम्स था। न्यू इंग्लैंड जो है ये एक यूनियन थी तीन कॉलोनीज की, मैसाचुसेट्स, रोड आयरलैंड और कनेक्टिकट। ये रोड आयरलैंड जो है बाद में इनको छोड़ गई थी। अदर कॉलोनीज जो है ये 6 कॉलोनीज थी जो चार्टर से इस्टेब्लिश हुई थी, उसके अलावा 7 कॉलोनीज थी जो इंडिविजुअल्स ने इस्टेब्लिश की थी। थैंक यू वेरी मच। कॉलोनीज को जो है ये 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है, नॉर्थन कॉलोनीज, मिडिल कॉलोनीज और साउथर्न कॉलोनीज। नॉर्थन के अंदर जो है इंडस्ट्रियल साइट्स वगैरह थी, टिम्बर रिसोर्स था, और उसी वजह से शिप बिल्डिंग थी, तो शिप बिल्डिंग की वजह से नेवल हेजमनी भी वो नॉर्थ वाली साइड ही थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री वगैरह के लिए जो उनको ज़्यादा लेबर की ज़रूरत थी। मिडल जो है इसको ब्रेड बास्केट कहा जाता था, तो ज़्यादातर फूड आइटम्स वगैरह ये मिडल वाले उगाते थे। साउथर्न कॉलोनीज जो है ये एग्रीकल्चर और प्लांटेशन ज़्यादा थी इनके पास, ज़मीन भी काफ़ी खुली डुली थी इनके पास। कैश क्रॉप ज़्यादातर इनके पास थी, तंबाकू, कॉटन और राइस वगैरह। तो ये प्लांटेशन ज़्यादा थी, इसी वजह से इनको जो है वो स्लेव्स की ज़रूरत रहती थी, इसीलिए स्लेवरी के हक में थे, जिसके ऊपर बाद में जो है जंग भी हुई थी। थैंक यू वेरी मच। रोड टू इंडिपेंडेंस जो है इसके अंदर एक्ट्स आते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशंस का रोल है और कांग्रेस का रोल है, फिर सारा सिनेरियो जो है ये वार की तरफ गया था। सबसे पहले जो है नेविगेशन एक्ट्स आते हैं 1651, 60, 63 और 73 और 96 में लगाए गए थे 5 सालों में। रिएक्शन क्या है, रिसेंटमेंट आई कॉलोनीज की तरफ से। इम्पैक्ट्स क्या हुए, इसने जो है ट्रेड है ना, कॉलोनियल ट्रेड, ये सिर्फ इंग्लैंड तक महदूद कर दी थी, उनके ऊपर टैक्सेस लगा दिए थे, तो कॉलोनियल रेवेन्यू भी इससे बढ़ा। और इन्हीं टैक्सेस की बेस पे जो है ये जो एक्ट्स है इन्हीं की बेस पे जो नेक्स्ट 200 ईयर्स है उसकी जो है ट्रेड की बुनियाद रखी ब्रिटिश की। ग्रेट अवेकनिंग के आए टाइम 1730 से लेके 40s तक रहा था, उसके दरमियान में ये मूवमेंट चली थी। लीडर इसका जॉर्ज वाइटफील्ड और जोनाथन एडवर्ड्स थे। पर्पज़ इसका क्या था, जो इसने जो है रिलेशन जो है ना गॉड के साथ वो रिवाइव किया था। पहले सभी आके तो कोई इनके अंदर यूनाइटेड कोई चीज़ नहीं थी, तो इसने आके मज़हब की बुनियाद पर एक किस्म का उनके अंदर इकट्ठा किया। तो इम्पैक्ट क्या है, इन्फ्यूज इंडिविजुअलिज्म, यूनिटी ऑफ थाट आई। तो यूनिटी ऑफ थाट जब आएगी तो अल्टीमेटली वो है वो नेशन की निशानी होती है। मोलेसिस एक्ट 1733 में है। डिटेल क्या है, इसने जो रम जो होती है ना मोलेसिस और रम, उसके ऊपर जो है वो टैक्स इम्पोज कर दिया। रिएक्शन क्या है, इन्होंने रिसेंटमेंट की कि ब्रिटिश जो है सिर्फ उनकी ऊपर जो है हमारी डिमांड पूरी नहीं कर सकते, तो जो और ऊपर से उनकी जो है वो लो क्वालिटी रम होती है, तो ये दूसरी चूंकि हाई क्वालिटी होती थी, दूसरी जो दूसरे कंट्रीज की तरफ से आती थी, तो उसको कम्पीट नहीं कर सकते थे, तो उसको कम्पीट करने के लिए इन्होंने टैक्सेस लगा दिए, तो अल्टीमेटली इनकी जो है वो लो होगी, स्मगलिंग स्टार्ट होगी। इसकी इसी की वजह से जो इन्होंने उसके ऊपर वो किया। 7 ईयर वार जो है 756 से 63 तक रही है। बैकग्राउंड इसका क्या है कि ये यूरोप के अंदर जो है वार छिड़ गई थी, इसको चर्चिल ने फर्स्ट वर्ल्ड वार भी कहा था। 2 ट्रीटीज के ऊपर ये एंड हुई। ट्रीटी ऑफ ह्यूबर्ट्सबर्ग, ये इसके अंदर सिलेसिया जो है ये प्रूशिया को दे दिया, और ट्रीटी ऑफ पेरिस जो है इसके अंदर ब्रिटिश और फ्रांस के दरमियान जो है नई कॉलोनियल लाइन लगाई गई थी। तो ये कॉलोनियल लाइन जो नई लगाई गई थी ये ब्रिटिश को सपोर्ट फेवर कर रही थी, तो इसी वजह से फिर फ्रांस जो है ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस में अमेरिका का साथ देगा। शुगर एक्ट जो है इसका पर्पस था कि रेवेन्यू इंक्रीज करना, तो ये 1764 में आया था। डिटेल किया, लग्जरी गुड्स जैसे कॉफ़ी, वाइन, सिल्क, इसके ऊपर इसने टैक्स ऐड किया था, और राम की जो इम्पोर्ट है उसको अब इलीगल कर दिया था। तो इससे स्मगलिंग जो है वो रिड्यूस हुई थी, अमेरिकन की जो है इकोनॉमी वो भी डिस्टर्ब हुई थी। तो चूंकि इनकी बाइंग पावर कम हुई थी, तो बाइंग पावर की वजह से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट वो दोनों चीज़ें कम हुई थी, तो उसी वजह से फिर अल्टीमेटली उनको भी नुकसान हुआ था, ब्रिटिश को भी। करेंसी एक्ट जो है 64 में आया। इसका क्या था,
कि जो ब्रिटिश मर्चेंट है ना वो डेप्रिशिएटेड उसमें करेंसी में नहीं पे करेंगे उनकी, वो हमारे वाली करेंसी में पे करेंगे। तो इसने जो है प्रिंटिंग ऑफ पेपर मनी जो है वो भी बैन कर दिया उधर, ये अब लंदन में प्रिंट हुआ करेगा। स्टैम्प एक्ट जो है 65 में आया, इसने कहा कि जो भी पेपर यूज़ होता है कॉलोनीज के अंदर हर एक जो है वो उधर से बन के आएगा, उसके ऊपर स्टैंप लगी हुई वो वाला यूज़ होगा पेपर। तो ब्रिटिश करेंसी के अंदर वो भी पेड होगा। तो रिएक्शन क्या आया, ये तो काफ़ी ये स्ट्रिक्ट था ये वाला जो एक्ट है, तो उन्होंने जो है वो काफ़ी इसके ऊपर सेंड में इसी के ऊपर जो है ये आगे आएगा, आगे कांग्रेस और बाकी चीज़ें। तो ये लास्ट नेल इन कॉफिन प्रूव हुआ। इसके बाद स्टैम्प एक्ट कांग्रेस हुई 1765 में न्यूयॉर्क के अंदर जो है, तो कांग्रेस हुई, इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स एंड ग्रीवेंसेस पास किया कि कॉलोनीज को कहा कि हम भी आपके बराबर हैं, नो टैक्स विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अब इन्होंने ओपनली तो नहीं किया, लेकिन पीछे पीछे इन्होंने जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सन्स ऑफ लिबर्टी उसको खिलाया कि वो वायलेंस क्रिएट करे, प्रेशर क्रिएट करने के लिए। तो लीडर जो है सैमुअल एडम्स था, उसका ये रेडिकल ग्रुप था ग्रास रूट लेवल पे, ये थ्रेट वायलेंस, उनके ऑफिसर्स को डराना धमकाना, तो इस तरह के काम करता था। क्वार्टरिंग एक्ट जो है 65 में आया, 1765 में। इसने क्या कहा कि जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको खाना और रहाइश जो है वो लोकल गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। टाउनशेंड एक्ट जो है 67 68 के अंदर है, सीरीज एक्ट्स थे। तो इसने कहा जो हमारे गवर्नर्स और जजेस हैं ना उनकी सैलरीज जो है वो कॉलोनीज पे करेंगी, ताकि हमें बताएं कि हमारी तरफ ये सिंसियर भी हैं या नहीं। तो कॉलोनी ने जो है इनकी गुड्स का बाइकाट कर दिया। तो बॉस्टन मसाकर जो है 1770 में हुआ। तो ये ऊपर जो स्टैम्प एक्ट जो है ना उसके ऊपर रिसेंटमेंट आ रही थी कॉलोनीज की तरफ, तो उसको कंट्रोल करने के लिए वो ऊपर से एक राइट चल रहा था, प्रोटेस्ट। तो उसके लिए उन्होंने 2000 बंदे जो है ब्रिटिश के वहाँ पे लगाए, सोल्जर्स। तो ये वैसे तो पूरा मन चल रहा था, तो वो गोली चल गई उनके अंदर एक तरफ से, तो उसी वजह से जो है वो डेडली राइट में कन्वर्ट हो गया। तो ये इनका नारा यही था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बोस्टन के अंदर ये हो रहा था। तो टी एक्ट जो है 73 के अंदर आया है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये इसकी टी बिकी नहीं थी 7 मिलियन पाउंड, तो अनसोल्ड टी जो है वो ज़बरदस्ती इधर कॉलोनीज में ला के तो उसके लॉसेस पूरे कर। तो बोस्टन टी पार्टी हुई इसी के ऊपर 74 के अंदर। ये ग्रिफिन्स बाग बोस्टन के अंदर पोर्ट है, वहाँ के ऊपर जो है ना वो बंदे जो है वो शिप्स के अंदर जाके चेस्ट की शक्ल में तो जाके उन्होंने उनके वो जो टी पड़ी हुई थी वो सारी समंदर में फेंक दी। 342 चेस्ट ऑफ टी $15,000 की वर्थ थी उसकी। इनटॉलरेबल एक्सरसाइज 74 में बैकग्राउंड क्या था कि वो जो टी पार्टी वाला इन्होंने इवेंट किया था उसके ऊपर इनको सजा देनी। तो इन्होंने जो है इनसे सेल्फ गवर्नेंस राइट्स और जो है वो ले लिए, सेल्फ गवर्नेंस और राइट्स जो है मैसाचुसेट्स से ले लिए। तो इसने जो है अल्टीमेटली उनको और ट्रिगर किया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरफ। फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कॉन्फ्रेंस हुई 74 में फिलाडेल्फिया में, जो है ये बाबे मिलके बैठ गए। तो सारी स्टेट्स के आए थे, तो सिर्फ जॉर्जिया नहीं आई थी। जॉर्जिया की उधर जंग चल रही थी, तो वो ब्रिटिश से असला ले रही थी, तो इसलिए उसने ऊपर ऊपर से दिखाया कि मैं नहीं आ रही। तो पर्पस जो है इसने क्या, ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस ही एक दिन इन्होंने डेक्लेरेशन ऑफ राइट्स पास किया, किंग जॉर्ज को एंट्रीटीज लिखी कि ये जो है इसको वापस लें आप, ये जो इस तरह के एक्ट्स है। और कॉन्टिनेंटल एसोसिएशन भी बनाई। तो सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिर हुई 75 के अंदर, दोबारा ये फिलाडेल्फिया के अंदर स्टेट हाउस में। पर्पज इसका था कि अब जो है फाइनल, ये फाइनल अब हमने जवाब देना है इनको। एक्शन क्या किया, कॉन्टिनेंटल आर्मी बनाई। वाशिंगटन जो था उसको इन्होंने कमांडर इन चीफ लगाया। पेपर मनी पहले उधर प्रिंट हो रही थी, यहाँ पे मना थी, इन्होंने यहीं पे प्रिंट करना शुरू कर दी क्योंकि अब जंग के लिए पैसों की ज़रूरत थी। तो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने जो है वो लिखा। डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 5 मेंबर थे कमेटी बनाने के लिए। थॉमस जेफरसन था, जॉन एडम्स था, बेंजामिन फ्रैंकलिन और दो थे। तो इन्होंने ये फॉर्मल स्टेटमेंट था जो एक कॉलोनीज की जो बनी हुई गवर्नमेंट है ना उनकी तरफ से ब्रिटिश को कि ये अब हम आज़ाद हो गए हैं, अलहदा गवर्नमेंट है। तो कांग्रेस ने जो है ये रेटिफाई किया 4 जुलाई 1776 को, यही उनका इंडिपेंडेंस डे भी है। पैट्रिक हेनरी की स्पीच है कि इसने भी ट्रिगर किया था लोगों के कि खुदा जो है वो हमारे साथ है, तो आप जो है वो जंग शुरू करो। कॉमन सेंस पैम्फलेट जो है ये थॉमस पेन्स ने लिखा था, इसकी 1.5 लाख कॉपीज जो है वो कुछ ही हफ्तों में बिकी थी। इसके क्या पॉइंट्स, इसने कहा इंडिपेंडेंस जो है वो हमारा नेचुरल राइट है, अपॉर्चुनिटी टू मेक वन नेशन, और गवर्नमेंट का पर्पज जो है वो लोगों को सर्व करना होता है, ये नहीं कि टैक्स लगा लगा के उनको एक्सप्लॉइट कर देना। थैंक यू वेरी। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो 1775 से लेके 83 तक रही थी। तो इसके अंदर आपने 3 4 चीज़ें देखनी है बस, के कॉजेज क्या थी रेवोल्यूशन की, वो टाइमलाइन जो है मेजर मेजर टाइमलाइन आपने याद रख लेनी है, और प्रिपरेशन इन्होंने किस तरह की, और फिर उस अमेरिकन जो है ये जंग जीते क्यों। ठीक हो गया। तो कॉज ऑफ रेवोल्यूशन के अंदर देख लेते हैं कि हार्श एटीट्यूड था अमेरिकन का, क्योंकि वो
तब वो खेती बाड़ी करते थे, वो ज़मीनों पे काश्त वगैरह करनी, तो वो हार्श एटीट्यूड था। उसके बाद ब्रिटिश जो है उनका इंसल्टिंग एटीट्यूड था, तो ऑटोमेटिकली जो है वो गैरत भी जाग जाती है। मर्केंटिलिज्म था, उनका यही नज़रिया था कि ये जो है हमने इनको एक्सप्लॉइट ही करना है, एक बंदा थोड़े बहुत राइट्स भी दे देता है ना, तो वो उनके जहन में बिल्कुल वो सोच ही नहीं थी। तो वो भी उन्होंने उसने उसको उनको भरा, जो वेरियस एक्ट्स आए जो उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, उस तरह टाउनशेंड एक्ट्स, इस तरह। तो रिमूवल ऑफ फ्रेंच डेंजर, पहले फ्रेंच भी था वहीं पर, अब फ्रेंच भी वहाँ से सिर्फ ब्रिटिश ही रह गया था। जो 7 ईयर्स वार हुई थी उसके अंदर ब्रिटिश जो है और फ्रेंच के दरमियान नई लाइन लगाई गई थी, जो ब्रिटिश ही था, वहाँ पे फ्रेंच नहीं था। तो ग्रीनविले जो है ये पीएम था ब्रिटिश का, इसने ही जो है ये 64-65 वाले एरिया में था, इसने ही शुगर एक्ट, स्टैम्प एक्ट, ये इसी के दौर में आए थे, क्वार्टरिंग एक्ट्स वगैरह। टाउनशेंड एक्ट्स जो है ये जिसने कहा था कि सैलरी तो आपने देनी है। उसके बाद टी एक्ट और बोस्टन पार्टी, ये भी इसी के ऊपर था। फिर कॉमन सेंस पैम्फलेट आया, उसने भी उनको जो है वो उबारा जंग के लिए। सॉन्स ऑफ लिबर्टी, जो यानी कि उस एक तरफ तो वो उसे निगोशिएट कर रहे थे, दूसरी तरफ ये वायलेंस क्रिएट कर रहे थे कि नहीं नहीं जंग की इसका हाल है। टाइमलाइन क्या आ जाएगी, 4 जुलाई को तो सारा 1776 को तो डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस हुई। तो उसके बाद तो यानी फॉर्मली एक किस्म का ये क्या कि हम आपसे अलहदा हैं। तो 9 सितंबर 1776 को जो है इन्होंने पहले यूनाइटेड कॉलोनीज था नाम, उससे ख़त्म करके यूनाइटेड स्टेट्स रख दिया। 77 को जो है बैटल ऑफ सारागोटा हुई। 78 को जो है फ्रांस ने भी जंग में शामिल हो गया। 79 को ब्रिटिश और स्पेन की जो है जंग शुरू होगी। 1780 को जो है हॉलैंड भी आ गया जंग में। और 17 पहले तो वही जीत रहे थे, फिर बाद में जो है 1781 में जो है यॉर्क टाउन जो है लॉर्ड, उसके अंदर लॉर्ड कॉर्नविल वालिस जो था, ये उनका जो जनरल था, उसने जो है सरेंडर कर दिया। 1781 में जो है आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन आए कि किस तरह जो है वो सारी कॉलोनीज मिल कर रहेंगी। तो 83 को जो है ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई, जिसके अंदर ब्रिटिश ने मान लिया कि ठीक है जी आप ऑफिशियली इंडिपेंडेंट। प्रिपरेशन वार की क्या हुई कि फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई कि हम यूनाइट हो गए, कोई उनको ऑफिशियल जवाब देते हैं। फिर सेकंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हुई, जिसके अंदर वाकई डिसाइड कर लिया कि इन्होंने ऐसे नहीं मानना, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर डेक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर्मली लिखी गई, जिसके अंदर इन्होंने कहा कि हम अलहदा हैं। तो उसके बाद वाई अमेरिकन जो है वो वोन दी वार। तो जीते क्यों, उसके अंदर जॉर्ज वाशिंगटन जो था उसकी लीडरशिप थी, आर्मी टैक्टिक्स थे, और उसने आर्मी को जोड़ के रखा, इंटैक्ट रखा। टेरन जो है वो उसने अमेरिकन को फेवर किया, जो वहाँ की लैंड थी, चूँकि वो वहाँ के जानने वाले थे वही इलाके के, तो वो जो है उन्होंने उसी की वजह से बाद में जो है उनको सरेंडर करना पड़ा दूसरों, इसने फेवर किया उनको। पुअर जनरलशिप जो है वो ब्रिटिश की, यानी कि उनको बस अपनी वो हथियारों वगैरह पे भरोसा था, तो कोई टैक्टिक्स वगैरह नहीं गए, वो ऐसे खुले मैदान में आके बैठ गए जब ये यॉर्क टाउन में जीते जो है, तो उन्होंने आके सरेंडर कर लिया, पीछे उनके दरिया था, तो वो काम खत्म हो गया। लॉन्ग सप्लाई लाइन ऑफ ब्रिटिश, ब्रिटिश जो है वो कहाँ से उनका असले की लाइन आनी थी, तो ये तो यहीं पे ही फैक्ट्रियाँ लगाई हुई थी ना न्यूयॉर्क में, जहाँ से इनका असला आ रहा था। तो असिस्टेंस टू अमेरिका फ्रॉम अदर पावर्स, बाकी पावर्स भी आके ज्वाइन होगी। तो एक वक्त पे तो जो था इसकी बस होने वाली थी, तो उसी वक्त में जो है ये फ्रांस आ गया, उसने आगे ज्वाइन कर लिया, तो फिर इनको और हौसला पड़ा, तो जो है ये जंग जीत गए। थैंक यू वेरी मच। आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन जो है ये पहला जो है कॉन्स्टिट्यूशन था 13 जो कॉलोनीज है उनका, ये 1781 से लेके 89 तक रहा था। तो इसके ऊपर मेजर अगर क्वेश्चन आया भी तो इसके फ्लॉज वगैरह पूछ लेंगे, या फिर ये आप जो है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बैकग्राउंड में आएगा कि उसके फ्लॉज क्या थे, क्यों यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लाना पड़ा। तो इसके पॉलिटिकल इश्यूज आ जाएंगे, इकोनॉमिक इश्यूज आ जाएंगे, और लेजिस्लेटिव इश्यूज आएंगे। पॉलिटिकल में आ जाएगा कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी थी, कोई सुप्रीम कोर्ट वगैरह, सारी स्टेट्स अपना अपना ही था उनका सिस्टम। तो कोई फॉरेन अफेयर्स भी हेड नहीं था कोई ऑफिशियली सारी स्टेट्स की तरफ से, ये नहीं था कि ये सभी स्टेट्स का ऑफिशियली रिस्पॉन्स है। तो जब भी होना होता था वो सारी स्टेट्स इकट्ठी होती थी, सभी फैसले लेते थे, वो तो बड़ा डिले हो जाता था काम। इनएबिलिटी टू रेज वन आर्मी, कोई यानी यूनियन आर्मी नहीं थी, कॉन्टिनेंटल आर्मी नहीं थी, वो सभी यूनियन की अपनी अपनी आर्मी थी, कोई यानी सेंटर की कोई आर्मी नहीं थी। तो इस तरह अगर किसी यूनियन में कोई मसला हो गया तो वो तो उनकी अपनी आर्मी है, तो सेंटर की आर्मी किस तरह उसके साथ लड़ाई करेगी। इकोनॉमिक इश्यूज जो है वो, कोई यूनियन करेंसी नहीं थी, सभी अपना अपना प्रिंट कर रही थी। कोई टैक्सेशन ऑफ पावर नहीं थी कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस किस तरह फिर वो अपने मामलात को देखेगी, अपनी आर्मी रेस करेगी जब उसके पास पैसा ही नहीं आएगा। लेजिस्लेटिव इश्यूज जो है सिर्फ एक हाउस था, तो एक हाउस के हिसाब से वो भी उसके हिसाब से कहा कि सभी जितनी भी स्टेट्स हैं उन सब का एक वोट है। तो कोई बड़ी स्टेट है, कोई छोटी स्टेट्स है, अब जो है दूसरी साउथ वाली जो है वो बड़ी बड़ी स्टेट्स थी, नॉर्थ वाली जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से बड़ी स्टेट्स थी, तो इस तरह कोई उनकी यानी सही रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही थी। तो अमेंडमेंट का जो है प्रोसेस वो भी इम्प्रैक्टिकल जो है वो था।
तो इसके यही आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन ही जो है ना, ये आप अर्ली प्रॉब्लम्स अगर आती है ना अमेरिका की, आप उसमें भी लिख सकते हैं कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, चलो कॉन्स्टिट्यूशन तो इसके अंदर आ जाएगा, कोई कॉमन करेंसी नहीं थी, वो भी वही हो गया, नेशनल आर्मी नहीं थी, सेंट्रलाइज फॉरेन पॉलिसी नहीं थी, टैक्सेशन सिस्टम नहीं था, फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का जो है वो डिफरेंस था, इकोनॉमिक वीकनेस थी कि वो जंग की वजह से, स्लेवरी जो है वो प्रॉब्लम्स थी, और पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट और इलेक्शन जो है वो भी एम्बिग्यूटी थी कि क्या चक्कर है उसका। ठीक है जी, थैंक यू। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये 1789 को रेटिफाइड हुआ था। इसका प्रोसेस देखेंगे, 1787 के अंदर जो है फिलाडेल्फिया के अंदर स्टेट्स ने डिसाइड किया कि हमने इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं आर्टिकल्स ऑफ कन्फेडरेशन। तो उसके लिए पहले वर्जीनिया प्लान लाया गया जिसके अंदर फेडरलिस्ट उन्होंने सपोर्ट किया था कि प्रोपोर्शनल बेस्ड रिप्रेजेंटेशन हो। फिर न्यू जर्सी प्लान आई एंटी फेडरलिस्ट की तरफ से कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। फिर ये यहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो गया था तो कनेक्टिकट कंप्रोमाइज आया जिसके अंदर उसने कहा कि दोनों हाउसेज, एक लोअर हाउस बना दो और एक अपर हाउस, तो दोनों को रिप्रेजेंट कर दो। 1789 के अंदर जो है इस प्रोसेस के थ्रू इलेक्ट होकर जो मेंबर आए न्यूयॉर्क के अंदर, उन्होंने फिर इसको रेटिफाई किया। तो इसके सेलियंट फीचर्स देखेंगे, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, 7 आर्टिकल्स हैं इसके, 3 जो है पहले वो स्ट्रक्चर के ऊपर है, तो बाकी 4 जो है वो स्टेट से रिलेटेड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है क्योंकि इसका जो है चेंज करना बहुत मुश्किल है, इसके अंदर कोई अमेंडमेंट करनी है। इसके 2 प्रोसेस हैं अगर आपने अमेंडमेंट करनी है ना, एक तो इसका प्रपोजल पहले पेश करना होता है, फिर रेटिफिकेशन आती है। प्रपोजल पेश करने के लिए भी आपको जो है वो टू थर्ड जो है, या तो बाथ हाउसेज रिप्रेजेंट करेंगे प्रपोजल, या फिर सभी स्टेट्स जो है वो 2/3। उसके अलावा अगर फिर जब रेटिफिकेशन होनी है फिर सभी स्टेट्स के जो है वो 75% जो है वो सभी स्टेट रेटिफाई करेंगी, तो फिर वो ऐड होगा। तो पॉपुलर सॉवरेनिटी है कि अवाम की बेस पे आता है। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है जो लोअर हाउस है, उसके 435 मेंबर हैं, 2 साल के लिए होते हैं। अपर हाउस जो है वो सेनेट है, तो उसके जो है 100 मेंबर हैं। सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यानी 3 ऑर्गन्स हैं, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, प्रेसिडेंट। तो चेक्स एंड बैलेंसेज है कि हर ऑर्गन जो है उसका दूसरे के ऊपर चेक है। फेडरल सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, 4 इयर्स का प्रेसिडेंशियल है। आर्टिकल 2 जो है वो प्रेसिडेंट को पावर देता है। रिपब्लिकनिज्म के डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड लिबर्टी है जो बिल ऑफ राइट्स में दिए थे। ड्यूअल सिटीजनशिप है कि एक यूएस की सिटीजनशिप होगी आपके पास और एक स्टेट्स की भी होगी जिस स्टेट में आप रह रहे हैं। सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स ये है कि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास अथॉरिटी होती है कि वो जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स है ना ऊपर उसकी टॉप जो है वो अपॉइंट करता है, तो ये वो अपनी मनपसंद जो है अपॉइंट करता है, तो इसलिए इसको सिस्टम ऑफ स्पॉइल्स कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू जो है कि जितने भी लॉज पास होंगे वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है कि कहीं वो उससे कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे। तो लिमिटेड गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट यानी चली जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। रूल ऑफ लॉ, यूनिवर्सल सफरेज है कि सभी मैन जो है वो 18 ईयर से अबव जो है वोट कर सकते हैं। तो इसी के अंदर हम बिल ऑफ राइट्स देखेंगे जो पहले इसकी 10 अमेंडमेंट्स ये 1791 के अंदर आए थे। तो पहला था फ्रीडम ऑफ रिलीजन और स्पीच होगा, दूसरा के हथियार रख सकते हैं, तीसरा क्वार्टरिंग नहीं होगी कि जो फौजियों को घरों में रखते थे ना, पीस टाइम में नहीं होगी क्वार्टरिंग। चौथा कि आप जो है कोई भी सर्च वारंट के बगैर नहीं आप प्रॉपर्टी की सर्च ले सकते। फिर स्पीडी ट्रायल होगा, राइट टू ज्यूरी है, नो क्रूअल पनिशमेंट्स होंगी, मतलब जब गिरफ्तार वगैरह करते हैं तो कोई क्रूअल पनिशमेंट नहीं देंगे। तो राइट नॉट मेंशन जो है वो लाइज विद पीपल है, और जो पावर्स नॉट मेंशन है वो लाइज विद स्टेट्स है। इसके अलावा भी 17 अमेंडमेंट्स हुई थी जिनके अंदर इंपॉर्टेंट आप देख लेंगे आगे, जैसे वो खवातीन को वोट का हक दिया, फिर स्लेवरी के ऊपर थी, इस तरह वो आगे हम पढ़ लें। थैंक यू। जॉर्ज वाशिंगटन जो है ये पहला प्रेसिडेंट था, ये 1789 से लेके 97 तक रहा था। इसकी कैबिनेट में आ जाएंगे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरसन था, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी हैमिल्टन था, सेक्रेटरी ऑफ वार जो था वो हेनरी नॉक्स था, और अटॉर्नी जनरल जो था वो एडमंड रैंडोल्फ था। डोमेस्टिक अचीवमेंट्स इसकी देखेंगे, हैमिल्टन ने जो है फाइनेंशियल प्लान पेश किया था जिसमें वन करेंसी होगी, टैक्सेशन होगी, और फाइनेंशियल क्राइसिस से इनको निकाला था। जुडिशियल एक्ट आया 1789 के अंदर। तो इसके अंदर जो है वो इसने जो है कि एक चीफ जस्टिस होगा, 5 उसके एसोसिएट जजेस होंगे, और जो है फेडरल कोर्ट्स होंगी, और अटॉर्नी जनरल होगा। फिर विस्की रिबेलियन आया 1791 में, फार्मर्स जो थे उन्होंने विस्की के ऊपर जो है टैक्स पे करने से मना कर दिया। तो फिर इन्होंने आर्मी भेजी और वहाँ पे जाके विदाउट ब्लड शेड जो है वो ये हल हो गया था मसला। तो ये पहली अचीवमेंट थी इनकी। बिल ऑफ राइट्स आया 1791 में, वो जो 10 अमेंडमेंट्स थी पहली। ट्रीटी ऑफ ग्रीन विलेज 1795 के अंदर हुआ। तो ये जो है वो जो है जो नॉर्थ वेस्ट इनका एरिया था ना जहाँ पे नेटिव्स रह रहे थे, वहाँ पे जो है इन्होंने ट्रीटी की थी। तो वो उसके बाद इसकी वजह से फिर वेस्टवर्ड एक्सपेंशन इनकी और बड़ी थी ट्रीटी की वजह से, नई कॉलोनीज जो है वो ऐड। उसके बाद फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाएंगे, न्यूट्रलिटी, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हुआ था वहाँ पे फ्रांस में,
तो उन्होंने लोगों का प्रेशर था कि उन्होंने हमारी मदद की है तो हम भी उनकी मदद करें जब उन्होंने जंग में मदद की थी, तो इसके ऊपर न्यूट्रलिटी इन्होंने रखी थी। फिर जेज ट्रीटी आ गई। चीफ जस्टिस जॉन जेल था, ये इनके शिप्स जो है ना वो पकड़ लेते थे, तो ये छुड़वाने गया था ब्रिटिश से, तो वहाँ पे ये ट्रीटी करके आया था, प्रोक्लेमेशन ऑफ न्यूट्रलिटी। फिर उसके बाद जब नेपोलियन की जंग छिड़ी उसके साथ, फ्रांस के साथ, तो उसके ऊपर भी जो है इन्होंने न्यूट्रलिटी इख्तियार की थी। तो उसके बाद पिंकनी ट्रीटी आए, इसको ट्रीटी ऑफ सान लोरेंजो भी कहते हैं। तो इसने जो है यूएस और स्पेन के दरमियान जो है वो टेरिटोरियल इशू को हल किया था और इन्हें मिसिसिपी तक की एक्सेस भी दी थी। XYZ अफेयर्स आ जाएगा कि इनके ना वो शिप्स पकड़ लिए थे, तो ये छुड़वाने गए थे, तो उन्होंने फिर रिश्वत मांगी थी इनसे, जो फ्रांस के जो है ऑफिशियल्स थे। तो इन्होंने कहा था कि नॉट सिंगल पेनी फॉर ब्राइब बट बिलियन फॉर डिफेंस। फिर एलियन एंड सैनिटेशन एक्ट्स आ गए 1798 के, ये जॉन एडम्स के दौर में आ गए। ये वैसे तो जॉर्ज वाशिंगटन ही लिखा हुआ है, उसके साथ ही ये भी आ गया था आगे 2 सालों के लिए। तो जॉन एडम्स की आगे 3-4 आएंगे। तो इसने जो रेजिडेंसी है ना वो 5 साल की लिमिट थी, इसने बढ़ा के 14 साल कर दी, और कहा पे अरेस्ट वगैरह भी कर सकते हो। तो रिमूव थ्रेट ऑफ नेपोलियन वार, ये ट्रीटी ऑफ एलियन अलायंस हुई थी 1778 में, तो ये ख़त्म हो गई थी। तो ऊपर से नेपोलियन ने जंग छड़ी हुई थी यूरोप में, तो इनको ये टेंशन थी कि ये हमारे ऊपर भी जंग मुसल्लत कर, तो इन्होंने उसको ट्रीटी को रीन्यू किया दोबारा 1800 में, तो वो वार का जो थ्रेट था वो ख़त्म हो गया। टू पार्टी सिस्टम जो है वो जॉन एडम्स जो है इसके दौर में ही यानी कि शुरू हो गया था। कॉन्फ्लिक्ट इसके बहुत बढ़ गए थे, तो फेडरलिस्ट वर्सेस डेमोक्रेटिक जो है रिपब्लिकन, ये फिर डिबेट्स जो है वो शुरू हुई थी, और फिर जो है आगे एंटी फेडरलिस्ट की हुकूमत आएगी जॉन एडम के बाद थॉमस जेफरसन की। थैंक यू वेरी मच। फेडरलिस्ट और जो एंटी फेडरलिस्ट है इनके अंदर जो डिबेट है ना, इसके अंदर मेजर 5-6 पॉइंट के ऊपर फ़र्क है। एक पॉलिटिकल फिलॉसफी आ जाएगी, जो फेडरलिस्ट थे वो इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करते थे कि इनको सब्सिडीज़ वगैरह दें, ये हमारी इकानमी को ऊपर लेके जाएंगे। जो एंटी फेडरलिस्ट थे वो कॉमन मैन पे बिलीव करते थे कि ये जो है ये हमें ऊपर लेके जाएंगे। तो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो था इनका वो फेडरलिस्ट जो है वो फेडरेशन स्ट्रॉन्ग चाहते थे, सेंटर स्ट्रॉन्ग, और दूसरे जो है वो स्टेट्स को है वो स्ट्रॉन्ग चाहते थे। इकोनॉमिक आइडियोलॉजी थी, ये कहते थे कि प्रॉपर्टी जो है अरिस्टोक्रेट्स जो है वो मैनेज करें। तो एंटी फेडरलिस्ट कहते थे कि सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए वेल्थ। फिजिकल पॉलिसी जो है ये कहते थे सेंट्रल बैंकिंग होनी चाहिए, टैक्सेशन जो है वो होनी चाहिए, वो यानी कि सेंटर का हक है टैक्सेशन लगाना। तो दूसरे कहते थे कि सेंट्रल बैंकिंग नहीं, हर स्टेट की अपनी करेंसी हो, वही टैक्सेशन वगैरह करे। रिप्रेजेंटेशन जो थी ये कहते थे प्रोपोर्शनल हो, वो कहते थे इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। लीडर्स जो थे इनके वाशिंगटन था, जॉन एडम्स थे, और दूसरी तरफ से जेफरसन था। थैंक यू वेरी। थॉमस जेफरसन जो है ये तीसरा प्रेसिडेंट था, ये 1801 से 1809 तक रहा था। तो एंटी फेडरलिस्ट का ये पहला प्रेसिडेंट था। तो वाई फेडरलिस्ट डिफीटेड इन 1800, तो इसके अंदर आ जाएगा कि एलियन एक्ट्स जो थे उसके ऊपर जो है वो गलत है, ये यहाँ पे 1798 लिख लिया। तो एडम्स का जो है कॉन्फ्लिक्ट था वो उसके अपने फेडरलिस्ट के साथ ही कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, उसने हैमिल्टन को ज़बरदस्ती कहा था कि इस्तीफ़ा दो, तो फिर उन्होंने सपोर्ट नहीं की थी। रिपब्लिकन जो थे इन्होंने जो है ना मीडिया की स्ट्रेटजी बहुत यूज़ की थी, जो अखबार न्यूज़पेपर था, इन्होंने पब्लिक ओपिनियन बहुत बिल्ड किया था उनके खिलाफ। हैवी टैक्सेशन थी जो उन्होंने लगाई थी फेडरलिस्ट ने, तो डेट जो है वो $10 मिलियन तक पहुंच गया था। तो मीडिया जो है उसको इन्होंने बहुत यूज़ किया था, तो वो इनका जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो अचीवमेंट्स क्या की थॉमस जेफरसन ने, लुइसियाना परचेज हुई थी इसके दौर में। तो जेम्स मोनरोए और रॉबर्ट लिविंग ये दोनों गए थे न्यू ऑरलेंस और फ्लोरिडा की जो है ना डिस्कस उसके ऊपर निगोशिएशन करने के लिए। तो उन्होंने इनको पूरा वही लुइसियाना ही दे दिया, $15 मिलियन। तो जुडिशियल इम्पीचमेंट जो है ये हुई थी, ये चीफ जस्टिस जॉन मार्शल ने जो मेडिसन वर्सेस मरबरी जो है वो केस वो सुना था, तो उसने बड़े अच्छे तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर को हैंडल किया था। एल्बर्ट गाल्टन को इसने कहा था कि फेडरल बजट जो है ना उसको आप वो कॉमन मैन की अंडरस्टैंडिंग वाला बनाओ। इमिग्रेशन पॉलिसी आ गई, इसने उसने जो 14 साल तक की थी इसने कम करके 5 साल पे ले आया वापस। लेसेस फेयर इकोनॉमी होती है कि जो टैरिफ फ्री होती है, ये इसके अंदर ये कहते हैं कि प्राइवेट तौर पे अगर कोई भी दो लोग आपस में लेन देन कर रहे हैं तो उसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, यानी कोई टैक्सेशन गवर्नमेंट की बनती नहीं है। तो इसकी ये कहते थे गवर्नमेंट का काम सिर्फ लोगों को सर्व करना है, बस लोगों की हिफाजत करना है, बस वो करे, ये टैक्सेशन वगैरह चक्रों में ना पड़े। तो उसके बाद रिलीजियस टॉलरेंस जो है कि ये कहता था सभी को है इंडिपेंडेंट है रिलीजियस है। तो ऑटोनॉमी टू स्टेट्स थी, इसने स्लेवरी इशू जो था वो उसके ऊपर इतनी तवज्जो नहीं दे सका, कहता था ये ओवर टाइम जो है वो खुद ही ख़त्म हो जाएगा। तो कॉमन मैन के ऊपर इसका बिलीव था, कहता था ये चूजन मैन है, तो यही जो है हमारी इकोनॉमी की बुनियाद है। जेफरसोनियन आइडियोलॉजी के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आता है तो इसके अंदर आपने कहना है कि इसने जो है ये इसका बिलीव था कि स्ट्रॉन्ग स्मॉल सेंटर गवर्नमेंट होनी चाहिए। इसने आर्मी को जो है वो कम करके 3000 तक ले आया था।
डिसीजन जो है ये कहता था मेजोरिटी का होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी कॉमन मैन है, ऊपर जो है एलीट तो थोड़ी सी होती है, तो इसलिए ये कॉमन मैन के ऊपर जाता था। सिविल राइट्स जो है प्रोटेक्शन इसने लाई, तो ये इन्हीं की वजह से जो है वो बिल ऑफ राइट्स पास हुआ था, वो अगेंस्ट थे बिल ऑफ राइट्स के फेडरलिस्ट। एग्रेरियन डेमोक्रेसी जो है ये कहता था कि ये रॉबर्स हैं, ये यानी कि आम बंदे से पैसा छीन के यानी थोड़े हाथों में चला जाता है और इनकी जो है लिबर्टी स्टील करते हैं। तो मॉडर्निटी जो है एग्रीकल्चर के अंदर ये कहता था होनी चाहिए। तो लिमिटेशंस क्या थी, ये कहता था मॉडर्नेशन के तो खिलाफ था वैसे, लेकिन जो एग्रीकल्चर में कहता था मॉडर्नेशन होनी चाहिए। तो एग्रीकल्चर में किस तरह लो लेवल तक आप इतने बड़ा मुश्किल था यानी टेक्नोलॉजी को पहुंचाना। तो सिग्निफिकेंट और स्लेवरी भी इसकी लिमिटेशन थी कि स्लेवरी पर भी कोई नहीं एक्शन ले सका। सिग्निफिकेंस क्या था जिसने कॉमन मैन को जो है वो राइट्स काफ़ी दिलवाए थे। थैंक यू वेरी मच। मैरबरी वर्सेस मेडिसन केस जो है ये पहला था जिसके अंदर जुडिशियल इम्पीचमेंट को यानी प्रैक्टिस किया गया था, और ये जो है सेपरेशन ऑफ पावर्स को यानी प्रैक्टिस किया था। तो ये 24 फरवरी 1803 को केस फाइल हुआ था। उसके बाद जो है ये जो चीफ जस्टिस था वो जॉन मार्शल था। 3 क्वेश्चन उसने पूछे थे। उसने कहा था कि ये असल में इसका बैकग्राउंड ये है कि वो मिड नाइट जजेस जो अपॉइंट कर दिए थे जॉन एडम्स ने जाते हुए, तो वो उनकी जो है वो कमीशन का जो लेटर था वो आगे भेजना था, वो अभी पीछे ही था। तो उसने मेडिसन को कहा, जेम्स मेडिसन जो है ये इसका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था जेफरसन का, तो उसने उसको कहा कि उसको रोक दो, इसको ख़त्म करो। तो उसके ऊपर उसने केल फायर किया था कि कमीशन मेरा हक है, वो मुझे मिलना चाहिए। तो उसने कहा था कि 3 सवाल उठाया चीफ जस्टिस ने कि डिड मार्बरी हैव राइट टू कमीशन, क्या उसका कमीशन उसका राइट है। तो इसका आंसर बनता था हाँ पूरा प्रोसीजर फॉलो हुआ, राइट है, बस सील्ड है वो भी, बस आगे उसको देना था। दूसरा क्वेश्चन बना अगर राइट है तो इज देयर एनी लीगल रेमेडी टू गेट इट। तो उसने कहा हाँ वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ लीगल रेमेडी, हर जगह यही होता है। फिर उसने कहा ठीक है अगर लीगल रेमेडी भी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी अथॉरिटी है कि इसको इशू कर सकती है। तो फिर इसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पास अथॉरिटी है ये पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। तो ये चूंकि ये सेपरेशन ऑफ पावर्स को जो है ये यानी कि वायलेट कर रहा है तो हम नहीं करेंगे। तो ये केस एंडेड हो गया था अगेंस्ट मार्बरी जो है 4-0 से। तो इम्पैक्ट क्या आया कि जुडिशियल रिट पहली दफ़ा इस्टेब्लिश हुई थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स हुई थी, और ये भी कहा था कि जो है वो अपनी मर्जी से नहीं डिसीजन ले सकता प्रेसिडेंट जो है ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऊपर चेक है। तो पावर लूप होल जो थे जुडिशरी एक्ट के वो इसके अंदर कवर हो गए थे। थैंक यू वेरी। वॉर ऑफ 1812 जो है ये दूसरी जंग है जो अमेरिकन की हुई थी ब्रिटिश के साथ। इसका बैकग्राउंड के अंदर आपने देख लेना कि इससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वार थी जो 99 तक रही थी। फिर 1799 से लेके 1815 तक जो है वो नेपोलियनिक वार्स रही थी। तो प्रेसिडेंट ये मेडिसन जेम्स मेडिसन का टाइम था। तो ब्रिटिश जो है पहले डिफेंसिव रहे और बाद में जो है वो ऑफेंसिव आगे आगे हम देखते हैं। कॉजिन्स की क्या थी, रेस्ट्रिक्शन की ट्रेड के ऊपर था, रूल ऑफ 1756 था कि जो ट्रेड जो है वो पीस टाइम में नहीं अलाउड वो वार टाइम में। तो उनको तो 15 साल हो गए थे जंग के अंदर ही, तो इनकी जो है इकोनॉमी को नुकसान हो रहा था। तो इन्होंने कहा था ट्रेड के ऊपर से जो है वो बैन वो उठाओ। तो ब्रिटिश जो है वो अपना ये नॉर्थ वेस्ट जो साइड थी वहाँ पे ये अपनी वो खाली नहीं कर रहे थे फोर्ट्स वगैरह, और वो नेटिव अमेरिकन जो हैं उनको उनको भी सपोर्ट कर रहे थे इनके अगेंस्ट। तो फिर नेटिव अमेरिकन को चूंकि सपोर्ट करते, फिर उसके बाद वॉर ऑक्स थे कांग्रेस के अंदर जो है यंग रिपब्लिकन आगे थे जॉन कैलोन और हेनरी क्ले। ये यानी कि कहते थे जंग ही हल है इसका, जंग होने दो बाद देखी जाएगी। तो वार डिटेल्स के अंदर 1812 के अंदर इन्होंने फिर ऑफिशियली कनाडा के ऊपर इन्वेड कर दिया। तो पहले वो डिफेंसिव मोड में रहे। तो 1814 में जब नेपोलियन को शिकस्त हो गई तो जनाब उन्होंने ऑफेंसिव मोड में आए और आगे वाइट हाउस इनका जला दिया। तो फिर ट्रीटी ऑफ गेंट होगी, इनको समझ आ गई कि जनाब ये ना इसका कोई फ़ायदा नहीं होना, हम ना जंग जीत सकते हैं, दरमियान में फंसे हुए हैं। तो फिर इन्होंने ट्रीटी की उनके साथ प्री वार बाउंड्री पे पहुंच के वापस जहाँ जहाँ पहले थे। तो सिग्निफिकेंस जो है वार के, तो दो वार इन्होंने सरवाइव कर ली थी, रिस्पेक्ट इनकी दुनिया में बढ़ गई थी। कनाडा जो है वो इसको नेबर तस्लीम कर लिया था, पहले वो बाउंड्री भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर थी। नेटिव अमेरिकन जो है उनको भी ब्रिटिश की सपोर्ट खत्म हो गई थी। नेवल ब्लॉकेड जो है वो चूंकि नेवल ब्लॉकेड रहा अब इनकी इकोनॉमी को जो है वो उसके लिए फिर इन्होंने खुद ही अपनी इंडस्ट्री के अंदर वो चीज़ें बनानी शुरू कर दी जो पहले इंपोर्ट करते थे। तो अब ये सेल्फ सफिशिएंट हो गए थे। तो वार हीरोज जो हैं वो जैक्सन और विलियम हेनरी जो हैं ये आगे फिर पॉलिटिक्स में आएंगे, और जैक्सन जो है ये प्रेसिडेंट भी बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म जो है उसने इसके अंदर इन्फ्यूज़ किया। थैंक यू वेरी मच। मिजूरी कंप्रोमाइज जो है ये 1820 के अंदर हुआ था, ये प्रेसिडेंट मोनरो का टाइम था।
तो ये पहले जो है स्टेट्स का नंबर जो था वो 11 था। तो एक नई स्टेट आई मिजूरी, तो अब इनके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट हो गया कि इसको स्लेव स्टेट रखना है या फ्री स्टेट रखना है। तो फिर एक ने सोल्यूशन दिया कि मैसाचुसेट जो है उसके अंदर से मेन का एक मेन वाला जो एरिया था वो वाला कहता था कि हमें आज़ाद करो। तो उसको इन्होंने अलहदा एक एज ए फ्री स्टेट कर दिया, फिर इसको एज ए स्लेव स्टेट। तो 12-12 की दोबारा गिनती जो है वो बराबर होगी, कोई भी मोनोपोली के अंदर नहीं था। तो उसके बाद जो है इसके ने स्लेवरी के ऊपर बैन किया मिजूरी का जो नॉर्थ है ना उसके अंदर। तो नॉर्थ ऑफ मिजूरी के ऊपर बैन हो गया। तो ये बाद में जो है ये ड्रेड स्कॉट केस जो है उसके अंदर भी ये आएगा कि यही वाला जो है ये वाली नॉर्थ ऑफ मिजूरी पे जो था वो बैन वो ओवरटर्न हो। तो मॉनरे डॉक्ट्राइन जो है ये 1823 में आई। एंटी इसने अपनी स्पीच के अंदर ये 2-4 बातें की थी तो उसको इन्होंने डॉक्ट्राइन बना लिया। एंटी कॉलोनाइजेशन हो गई, अब हम किसी की कॉलोनाइजेशन नहीं बर्दाश्त करेंगे, इंटरवेंशन भी नहीं किसी की अपने सिस्टम में बर्दाश्त करेंगे किसी यूरोपियन की। सेल्फ डिफेंस में आएंगे, बस अब हमने किसी के ऊपर अटैक टूक नहीं करना, जैसे पहले जंग छेड़ दी कभी इधर कभी उधर, अब सिर्फ सेल्फ डिफेंस है। फिर अमेरिकन नेशनलिज्म जो है उसको इसने फ़रोग दिया और सेल्फ सफिशिएंट इनको बनाया, अपने ऊपर ही इन्होंने डिपेंडेंट रहे। थैंक यू। एंड्रयू जैक्सन जो है ये 1829 से लेकर 37 तक प्रेसिडेंट रहा। तो इसका बैकग्राउंड देखेंगे, इसने मिलिट्री के अंदर सर्व किया था पहले, जो 1812 वाली वार थी उसके अंदर ब्रिटिश को शिकस्त भी दी थी। अचीवमेंट्स की आ जाएंगी इसकी, डेमोक्रेटिक सोसाइटी कहता था कि इक्वालिटी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन मैन जो है वो ऑफिस होल्डर्स होने चाहिए, यूनिवर्सल वोटर सफरेज इसने कर दिया, सभी मैन को जो है वो इसने वोटर का वोट दे सकते हैं। पहले सिर्फ जो प्रॉपर्टी होल्डर थे वो देते थे। पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन शुरू किया, पहले कॉकस के थ्रू होता था। राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये कहता था जमहूरियत का हुसन है, ज़्यादा पार्टीज का मतलब ज़्यादा लोगों का ओपिनियन आ रहा है भाई। पॉपुलर कंपेनिंग किया, कंपेन के अंदर इसने फिर लोगों का इंटरेस्ट बहुत बढ़ा दिया। एंटरटेनमेंट होती थी, लंगर पानी होता था, इस तरह जो चीज़ें हैं, तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया। यूज़ ऑफ स्पॉयल सिस्टम, इसने कहा कि जो कंपेन में हिस्सा न लेता था ये उसको अपॉइंट नहीं करता था ऑफिस होल्डर वगैरह, तो कहता था कंपेनों में मेरे हिस्सा लो। तो किचन कैबिनेट, कैबिनेट जो है एक शेडो कैबिनेट होती है जो अपोजिशन अपॉइंट करती है, एक ऑफिशियल जो होती है जो मिनिस्टर वगैरह होती हैं, और किचन जो होती है जो दोस्त वगैरह उनकी कैबिनेट बनाई होती है। इंडियन रिमूवल एक्ट लेके आया 1830 में, नेटिव्स को इसने जो है वो मिसिसिपी से ज़बरदस्ती निकाला था। तो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के अगर ऊपर क्वेश्चन आता है तो आप कहेंगे ये प्रिविलेज जो क्लास है ना उनके अपोज था। ये वर्कर क्लास कहता था वो मेहनत करती है तो प्रिविलेज को क्यों हम ऊपर लेके आए, वर्कर क्लास ऑफिस होल्डर होनी चाहिए। सेंट्रल बैंक के खिलाफ था, डिसेंट्रलाइजेशन कहता था होनी चाहिए। और ये इसका यहाँ पे इख्तलाफ था उससे जेफरसन से, ये प्रिजर्वेशन ऑफ यूनियन के ऊपर था कि यूनियन कहता ज़रूरी है ताकि सभी के ऊपर होल्ड रख सके। तो कांग्रेस के साथ इसके रिलेशन अच्छे नहीं थे, इसीलिए सबसे ज़्यादा वीटो पावर इसने यूज़ की है। तो स्ट्रिक्ट अगेंस्ट इंडियंस के उनके इंडियन रिमूवल एक्ट भी लेके आया था। थैंक यू वेरी मच। जेफरसन और जैक्सन की कंपैरिजन के अंदर हम देखेंगे कुछ इनकी सिमिलरिटीज़ हैं, कुछ इनके डिफरेंसेस हैं, और फिर एनालिसिस हम देखेंगे। डिफरेंसेस के अंदर आ जाता है राइट टू वोट। राइट टू वोट वो कहता था कि जो प्रॉपर्टी होल्डर है वो, और ये एवरी वन कहता था राइट टू वोट हो गया। ऑफिस होल्डर जो है जेफरसन कहता था एजुकेटेड बंदे होने चाहिए, ये कहता था वर्कर क्लास यानी सभी मैन होने चाहिए। नॉमिनेशन उसके दौर में जो है वो कॉकस के थ्रू होती थी, इसने पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन मुतारिफ करवाई। इकॉनमी जो है ये कहता था कि वो जेफरसन कहता था फार्मर क्लास जो है वो चूजन मैन है, तो ये कहता था नहीं वर्कर क्लास जो है वो चूजन मैन है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो कहता था ये हार्मफुल है, ये कहता था नेसेसरी है मुल्क के लिए। वुमेन स्टेटस जो है जेफरसन कहता था यानी इक्वल नहीं है लेकिन एग्जॉल्टेड स्टेटस देता था। तो ये जो ये वाला था ये खिलाफ था कि वुमेन, जो लोग कहते थे इनइक्वालिटी, ये उन लोगों के खिलाफ था जैक्सन। तो एजुकेशन जो है इस वो कहता था इम्पोर्टेंट है, ये कहता था एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है। सोशल मोबिलिटी वो कहता था जेफरसन के सोशल मोबिलिटी के लिए जो है वो आपका यानी एजुकेशन ज़रूरी है, तो ये कहता था नहीं सोशल मोबिलिटी के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, सोशल मोबिलिटी खुद ही आ जाए। सिमिलरिटीज़ इनके अंदर क्या है, बैंक के खिलाफ थे दोनों जो है ना, ये कहते थे बैंक जो है मोनोपोली ऑफ रिच है, ये जो है पुअर को एक्सप्लॉइट करने के लिए। तो स्लेवरी जो है स्लेवरी के ऊपर उसने भी कोई खास तरह का इकदाम नहीं किए थे, तो ये भी डिसइंटरेस्टेड था इस तरह की डिबेट्स के ऊपर। तो रिलीजन जो है ये दोनों कहते थे चर्च जो है उसको सेपरेट होना चाहिए स्टेट से। एनालिसिस आपका ये आ जाएगा कि दोनों बहुत हैड सिमिलर आइडियाज बट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ दोज आइडियाज। थैंक यू। वेस्टवर्ड मूवमेंट जो है इसके अंदर हम देखेंगे कॉजेज क्या थी, स्टेप्स क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे इसके, फिर इसके सिग्निफिकेंसेस की क्या थी। कॉजेज के अंदर आ जाएगा जी फ्रीडम था, कि कहते थे कि वहाँ पे फ्रीडम है, इजी लीडरशिप है यानी आप आसानी से पॉपुलर हो सकते हैं, यहाँ पे तो वेल्थी लोगों का कंट्रोल था। तो नेशनल यूनिटी,
उसके लिए फिर पॉपुलेशन ग्रोथ इसकी बहुत बढ़ गई थी इस वाली साइड पे, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए भी वेस्टवर्ड ज़रूरी था। फिर इजी और चीप लैंड थी उस तरफ। इन्वेंशन ऑफ कॉटन जिन जो है इसकी ये एलिट विटनी ने किया था 1793 में। ये उसको कॉटन को जो है वो उस बीज से अलहदा करता था। तो उसके बाद जो है ये और ज़्यादा काम तेज़ हो गया, तो फिर और लैंड की ज़रूरत थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी कहते थे हम डेस्टिन्ड हैं यानी गॉड की तरफ से, कि हम डेमोक्रेसी को पूरे कॉन्टिनेंट में फैलाएं। ट्रांसपोर्टेशन जो है रेलवे की उसने जो है इसको ईजी कर दिया था, लोग आसानी से वहाँ मूव हो सकते थे। स्टेप्स क्या लिए गए, लुइसियाना परचेज हुई 1807 के अंदर। फिर एनेक्सेशन ऑफ टैक्सेस हुई 1845 में। तो ये टैक्सेस के अंदर जो है ये ज़्यादा आ गए थे, मैक्सिकन से ज़्यादा अमेरिकन आ गए थे, तो वो उसने जो है वो मिलिट्री वाले ने ज़रा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो इन्होंने जो है उसका तख्ता पलट दिया और उसको रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया। फिर 1845 में जो है अमेरिका ने उसको नेक्स्ट कर लिया। तो इसके नेक्स्ट के बाद उन्होंने फिर वार, वो मुखालिफ हुए और वार डिक्लेयर की। मैक्सिकन वार हुई 46 से 48 तक, ये ट्रीटी ऑफ हिडाल्गो पे ऊपर ख़त्म हुई। तो ट्रीटी का आउटकम क्या आया कि कैलिफोर्निया और न्यू मैक्सिको भी जो है इन्होंने $15 मिलियन में बाय कर ली। फिर गेट्सन परचेज आ गई 1853 में। तो ये रेलवे के लिए इन्होंने लैंड बाय की थी $10 मिलियन के लिए। अलास्का परचेज आई 1857 में। तो ये डिस्प्यूटेड लैंड थी रशिया और उसके दरमियान, ब्रिटिश के दरमियान। तो रशिया ने इनको भेजी $7.2 मिलियन में, ये बड़े सस्ते में मिल गई थी। तो अनेक्सेशन ऑफ हवाई जो है 1898 के अंदर हुई थी अनेक्स्ड, और 1900 में जो है वो इनका पार्ट बनी टेरिटरी का, और फिर उसको 1953 में स्टेट का दर्जा मिला। एरिजोना परचेज सबसे लास्ट में हुई थी 1912 के अंदर। और फिर पॉलिसीज़ क्या थी, ज़मीन तो इन्होंने इतनी दूर तक पहुंच गए हैं, तो उसको आबाद कैसे करना है, ठीक हो गया, यानी प्रॉपर डिवीजन भी तो करनी है, उसके लिए पॉलिसीज़ क्या ली गई थी। मैनिफेस्ट डेस्टिनी इन्होंने कहा था कि हम जो है वो डेस्टिनी गार्ड में पूरे के ऊपर हमने फैलना है और ये डेमोक्रेसी को लेके जाना है। रेल रोड्स लोगों को फ्री वो भी दी, लैंड्स भी दी। फिर ड्रीम दिया, वहाँ पे फ्रीडम है, गोल्डन लैंड्स हैं, कुछ भी नहीं था। तो स्प्रेड काउ कल्चर जो है वो मुतारिफ करवाया, कि वहाँ पे काउ बॉय को एज ए ड्रीम बॉय मुतारिफ करवाया। तो उससे भी लोगों का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ा कहानियों के थ्रू इस तरह। तो टिल 1840 जो है वो 7 मिलियन पीपल जो है वो मूव हो चुके थे उस साइड पर। कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, ये कॉन्सिक्वेंसेज तो असल में नेटिव अमेरिकन को फेस करने पड़े थे ना। तो एक तो रिमूवल एक्ट आया था जो जैक्सन के टाइम पे 1830 में, उसने बहुत ज़्यादा इनको मुतासर किया। फिर इनका ये बफलो के ऊपर जो है इनका इन्हिसार होता था, बहुत ज़्यादा इनके पास बफलो होती थी, तो उन्हीं से यानी कि अपना सिस्टम चलाते थे। तो इन्होंने बफलो को मारना शुरू कर दिया ताकि ये हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो हमारी रिजर्वेशन पे, तो फिर हम इनको मजबूरन वहाँ पे लेके जाए। फोर्स उनको किया, यहाँ से रेल रोड बनाना था इसलिए उनको फोर्सली मूव किया। तो प्रॉमिस जो लैंड की थी कि हम वहाँ पे आपको लैंड देंगे, वो भी नहीं दी। सिग्निफिकेंस क्या थे वेस्टवर्ड मूवमेंट के, ज़्यादा लैंड आ गई फार्मिंग के लिए, मोर रिसोर्सेज लाइक गोल्ड और ऑयल टिम्पर वगैरह, इन जगहों पे रिसोर्सेज थे जहाँ से लोगों को मूव किया था इन्होंने। डिबेट्स जो है स्लेवरी के ऊपर शुरू हुई, जब नई वो और स्टेट्स ऐड हुई, तो फिर ये भी, फिर दोनों की मोनोपोली पहले तो मेंटेन रखी थी, पहले 11-11 फिर 12-12। तो अब इन्होंने देखना था कि और कौन सी स्टेट को कौन ज़्यादा पलरा भारी रहता है। तो उसके लिए फिर डिबेट शुरू हुई। कोई ये कहते थे कि स्टेट का राइट है कि डिसाइड करे स्लेवरी होनी चाहिए, नहीं, वो कहते थे सेंटर का राइट है। तो लिंकन डगलस जो है वो डिबेट्स आएंगी आगे। तो उसकी वजह से जो है ये फिर सिविल वार भी जो है वो इसी इशू की वजह से होगी, जो स्लेवरी के ऊपर इशू बनेगा। थैंक यू वेरी। स्लेवरी के अंदर हम देखेंगे कि एवोल्यूशन किस तरह हुआ स्लेवरी का, फिर अबॉलिशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, और मेजर अमेंडमेंट्स जो हैं स्लेवरी के रिलेटेड वो कौन कौन सी। तो एवोल्यूशन में पहले तो इन्होंने पुअर वाइट पीपल जो थे ना उन्हीं को लगाया कि स्लेवरी करो। तो फिर वो भी नहीं, उनको अंदर इतनी जान ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने जो एस्केप्ड कन्विक्ट्स होते थे ना उनको ज़बरदस्ती अपना यानी लैंड की फार्मिंग वगैरह के लिए लिया, तो वो भी ना बात बनी। फिर किडनैप्ड बॉयज़ जो थे उनको लगाया, वो इनको कत्ल कुतल कर जाते थे। फिर नीग्रो स्लेवरी शुरू हुई, वो कि जितने भी ब्लैक मैन है ना उनको लगा दो। तो उससे भी नहीं बात नहीं बनी। तो फिर जो है 1609 के अंदर जो है पहला फर्स्ट अफ्रीकन स्लेव जो है वो वर्जीनिया में आया, तो वहाँ से ये कंसेप्ट चला। तो फिर स्लेव्स की इम्पोर्ट शुरू हुई। फिर 1793 के अंदर जो है एलिट विटनी जो है इसने कॉटन जीन मुतारिफ करवाया, उसकी वजह से इनकी और ज़्यादा प्रोडक्शन तेज़ हो गई। तो फिर इन्होंने और ज़्यादा स्लेव्स इंपोर्ट करने शुरू कर दिए। तो अबॉलिशन के लिए कौन कौन से स्टेप्स हुए थे, स्लेव्स के ऊपर बैन, उनकी ट्रेड के ऊपर बैन लगाया था जेफरसन ने जो है 1808 में। मिजूरी कंप्रोमाइज़ हुआ 1820 में, जिसके अंदर कहा था मिजूरी के नॉर्थ के अंदर जितनी भी जगह है वहाँ पे बैन है ट्रेड स्लेव्स की।
तो राइज ऑफ अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट जो है ये, इसके अंदर अंडरग्राउंड रेल रोड्स आ जाते हैं। हैरियट ट्यूबमैन का इसके अंदर बड़ा किरदार है कि वो उनको फ्री करवाने में बड़ा किरदार अदा किया। फिर कंप्रोमाइज़ आ गया 1850 का, तो कि मैक्सिकन टेरिटरी जो है जो नई ऐड हुई है तो वो फ्री होगी या स्लेव होगी इसके ऊपर। फिर कैंसल नेब्रास्का एक्ट के उन्होंने कहा रेफरेंडम के थ्रू हम देख लेते हैं, तो रेफरेंडम के अंदर उन्होंने स्लेवरी के हक में दे दिया, तो उनके अंदर जो है वो दोबारा से जंग छिड़ गई, यानी नॉर्थ और साउथ के दरमियान। तो इसने जो है मिजूरी कंप्रोमाइज़ को भी दोबारा ओवरटर्न कर दिया था। तो ड्रेड स्कॉट केस जो है 1857 का, इसने कहा था कि स्लेव्स जो हैं वो सिटीज़न नहीं है, तो कांग्रेस ये सिटीज़न ही नहीं है तो कांग्रेस जो है उनको कोई राइट नहीं है कि इसको बैन कर सके। तो जब सिटीज़न ही नहीं है तो फिर बैन का तो सवाल ही नहीं करते। फिर लिंकन डगलस डिबेट्स जो है, डगलस जो था वो इस हक में था कि स्टेट जो है वो फैसला करें स्लेवरी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। लिंकन कहता था नहीं, सेंटर डिसाइड करेगा कौन सी स्लेट फ्री होगी कौन सी दूसरी होगी। फिर लिंकन जो है वो इसी डिबेट की बुनियाद पर जो है इलेक्शन जो है 1860 के अंदर इलेक्शन हुए तो लिंकन जो है वो जीत गया। तो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जो है उसने फिर 1863 के अंदर जो है वो दी कि सभी जो है स्लेव्स उनको फ्री कर दी। अमेंडमेंट्स जो है वो क्या हुई थी, 13th जो थी अमेंडमेंट वो नो स्लेवरी एक्सेप्ट एज ए पनिशमेंट। उसने कहा था कि कोई 1865 के अंदर आया था कि पनिशमेंट के अलावा नहीं आप स्लेवरी दे सकते। फिर 14th जो है वो क्या 1868 के अंदर आई कि सभी सिटीजन जो हैं वो इक्वल हैं, अब इक्वल हो गए। फिर उसके बाद आ गया 15th के अंदर कलर्ड मैन जो है उनको राइट दिया इन्होंने वोटिंग का। फिर इसके बाद इक्वल बट सेपरेट की गई थी, तो उसके ऊपर फिर हमारी आगे सिविल राइट्स मूवमेंट आएगी। थैंक यू वेरी मच। सिविल वार जो है ये, इसके कॉजेज देखेंगे हम, ये इसके इवेंट्स देखेंगे, फिर इसके अंदर रेवोल्यूशनरी स्टेप्स क्या लिए गए, फिर इसकी सिग्निफिकेंस क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेज क्या थे, ये सारे देखेंगे। कॉजेज के अंदर आ जाता है इकोनॉमिक पॉलिटिकल और सोशल डिफरेंसेस थे नॉर्थ और साउथ के दरमियान। ड्रेड स्कॉट जो है ये 1857 के अंदर ये केस आया, तो इसने वो कहा कि वो उनका कोई हक नहीं है, वो सिटीज़न ही नहीं है। फिर कैंसल नब्रास्का एक्ट आया, उसने कहा कि उसने मिजूरी कंप्रोमाइज़ को ओवरटर्न कर दी, जिसके बाद इन्हें और टेंशन बढ़ गई कि ये जो है ये हमारे पिछले के खिलाफ चले गए हैं। तो वेस्टर्न एक्सपेंशन हो रही थी और स्लेवरी जो है उसकी वजह से ज़रूरी थी। फिर स्टेट्स राइट्स और जो है फेडरल स्टेट्स जो कहती थी कि वो कि हमारा राइट है, फेडरल कहता था कि नहीं हमारा राइट है कि हम स्लेवरी पे बैन लगाएं या फ्री करें। इसके ऊपर लिंकन डगलस डिबेट्स हुई थी। अबॉलिशनिस्ट मूवमेंट जो है 1830 से शुरू हुई थी। तो अंकल टॉम्स कैबिन जो है ये नावल उसने लिखा था हैरियट बीचर ने 1852 में। इसने बड़ा किरदार अदा किया अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कि स्लेवरी जो है इसकी ये नहीं होनी चाहिए। फिर अंडरग्राउंड रेल रोड आए, हैरियट ट्यूबमैन ने इसके अंदर किरदार अदा किया। फिर कंप्रोमाइज़ ऑफ 1850 आ गया। फिर लिंकन इलेक्शन जो है हुए, वो लिंकन इलेक्शन जीत गया, हालांकि वो लिंकन स्लेवरी के हक में था, तो उनको लगा तो अब तो ये करेगा ही करेगा फ्री। तो जो उसके बाद लिंकन के इलेक्शन जीतने के बाद जो साउथर्न स्टेट थी उन्होंने सेशन कर लिया, 7 स्टेट्स ने सेशन किया था, कैलिफोर्निया, अलाबामा, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, लुइसियाना, मिसिसिपी और टेक्सास। तो इवेंट्स क्या हुए थे वार के, नॉर्थ को जो है वो यूनियन आर्मी होगी जो, और साउथ की है वो कॉन्फेडरेसी आर्मी होगी। तो नॉर्थ को लिंकन लीड कर रहा था, उस तरफ जेफरसन डेविस था। तो इसका जो जनरल था ये यूएस ग्रांट था नॉर्थ का। तो साउथ का जनरल रॉबर्ट ई ली था। आउटब्रेक जो है वार का 1861 में हुआ, जब उन्होंने इनके एक फोर्ट पर कब्जा कर लिया और इनका झंडा जो है वो नीचे उतार दिया यूएस का। तो विक्ट्री ऑफ एपोमेटोक्स जो है वो ये नॉर्थ इसके अंदर जीत गया था, तो जंग खत्म हो गई तकरीबन। तो यानी निगोशिएशन कर रहे थे, तो लिंकन की असासीशन उसी रात जिस दिन जीते हैं उसी रात वो उनका एक आदमी ने जो है कन्फेडरेट था उसने आके इसको मार दिया। तो नॉर्थ जीता क्यों? सबसे पहले इसकी रीज़न है मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि नॉर्थ की तरफ ही सारी इंडस्ट्रीज लगी हुई थी, वेपन इंडस्ट्रीज और दूसरी चीज़ें, तो मैन्युफैक्चर कर करके तो सारा एम्पावर कर रहे थे। दूसरी इकानमी, नॉर्थ में ही सारी इकानमी थी, वेल्दी पर्सन भी नॉर्थ में थे, ज़्यादा पॉपुलेशन भी नॉर्थ में थी, इसका मतलब ज़्यादा टैक्सेशन भी नॉर्थ में है। तो इकानमी जो है उसने मेजर रोल परफॉर्म किया। नेवल स्ट्रेंथ थी इनके पास, सारी शिप बिल्डिंग भी नॉर्थ वाली साइड पर ही थी। ग्राउंड ट्रांसपोर्ट उनके पास रेल रोड भी ज़्यादा कनेक्शन नॉर्थ में था और उन्होंने और भी लगाए। फिर पॉपुलेशन साउथ जो है उसको स्पोर्ट्स के ऊपर रिलाई करना पड़ता था अपने मूवमेंट के लिए, पॉपुलेशन भी इनकी ज़्यादा थी, ज़्यादा फौजी। फिर पॉलिटिक्स जो है वो सेंट्रलाइज इनका डिसीजन होता था, एक वो सारे अपना अपना खेल रहे थे, सभी कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन नहीं था उनका, सेंटर्ड ओपिनियन। तो फॉरेन स्पोर्ट्स जो है इन ये चूंकि स्लेवरी के अगेंस्ट थे वो नॉर्थ वाले, तो उनको फिर फॉरेन भी सिंपथी हासिल थी।
रेवोल्यूशनरी स्टेप्स क्या लिए कि पहली दफ़ा जो है ब्लॉकेड यूज़ किया कि ब्लॉक कर देना। ब्लॉकेड होता है कि आगे घेराबंदी करना, जिस तरह साउथ चाइना सीन के अंदर चाइना घेर रहा है, तो ब्लॉक कर देना ताकि उनके ऊपर ना कोई चीज़ आए ना कोई गए, तो वो खुद ही डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो मस्किट वर्सेस राइफल, मस्किट जो है वो बंदूक चीज होती है, और राइफल जो है इन्होंने राइफल निकाली, ये सीधे सीधे निशाने लगाती थी। तो नॉर्थ वाले राइफल यूज़ कर रहे थे, तो ये इसके एडवांटेज हो। एयर बलून यूज़ किए स्पाइंग के लिए, और रेल रोड जो है वो ट्रांसपोर्ट के लिए। कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वार के जी? फिजिकल डिवास्टेशन जो है वो 35 मिलियन बंदे मार गए थे। डिजीज और सिकनेस बहुत फैल गई थी। 35 मिलियन से ज़्यादा इस जितने जंग में मरे हैं उससे ज़्यादा ये बीमारी से मरे थे। हंगर और होमलेसनेस हो गई थी, क्योंकि उसने प्रोक्लेमेशन ऑफ वो दिया था कि सभी स्लेव्स फ्री हैं। तो उसकी वजह से सारे स्लेव्स अब फ्री हो गए, तो आगे थे, तो उन्होंने किधर रहना था? वो प्यास, ना कोई उनके पास नौकरी, ना कोई स्किल, ना कोई एजुकेशन। तो किस तरह उन्होंने फिर डाके डकैती शकैती शुरू होगी। तो 4 मिलियन स्लेव्स फ्री हुए थे। फ्रीडमैन ब्यूरो शुरू हुई थी कि उनको राइश वगैरह और वक्ती तौर पे देने के लिए। फाइनेंशियल लॉसेस बहुत ज़्यादा हुए थे। सिग्निफिकेंस क्या थी सिविल वार के? नेशन जो है दोबारा यूनाइट हो गई थी। साउथ को उन्होंने थोड़ी देर के लिए अंडर मिलिट्री रखा था, फिर उनका था कि आप दोबारा अप्लाई करें एडमिशन के लिए। फेडरल जो है वो उसने अपने आप को सुप्रीम साबित किया था। स्लेवरी जो है ऑफिशियली एंडेड हो गई थी 13th अमेंडमेंट। रिकंस्ट्रक्शन प्लान आया 1863 में, दोबारा अमेरिका को रिकंस्ट्रक्ट किया। फिर राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, नई नई टेक्नोलॉजीज यूज की। फिर रेडिकल कंस्ट्रक्शन जो है वो ये भी प्लान आया 1867 से लेकर 77 तक। थैंक यू। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इसकी हम कॉजेज देखेंगे और इसकी इम्पैक्ट देखेंगे, जो सिविल वार के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन का, इसको टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसके अंदर वास्ट नेचुरल रिसोर्सेज इनके पास आ गए थे, चूंकि वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई थी बहुत ज़्यादा। कोल, ऑयल, मेटल, टिम्बर, ये सारी चीज़ें हो गई थी। साइंटिफिक इन्वेंशन बहुत ज़्यादा हुई थी। 76 में जो है 1876 में ग्राम बेल ने टेलीफोन ईजाद कर दिया। 79 में एडिसन ने बल्ब ईजाद कर दिया। 1903 में राइट ब्रदर जो है उन्होंने वो एरोप्लेन ईजाद कर दिया। तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो, ये बेसिमर प्रोसेस जो है ये इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसके अंदर जो है वो हाई क्वालिटी स्टील को जो है वो प्रोड्यूस करना बहुत आसान कर दिया था इसने। तो इसकी वजह से ज़्यादा जो है स्टील प्रोड्यूस हुई। फिर ज़्यादा रेल रोड जो है उनकी वो पटरियाँ जो हैं उसी से बिछानी होती थी। तो ज़्यादा जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन में इसने हेल्प किया, ट्रांसपोर्टेशन में। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़ गई थी। तो उसके बाद जो है उसकी वजह से ज़्यादा उनकी नीड्स थी, फिर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत पड़ी। कांस्टेंट लेबर सप्लाई जो है वो, इमिग्रेंट्स आ रहे थे, औरतें बच्चे सभी आगे इसके अंदर लग गए थे कंजस्टेड। इसी की वजह से फिर आगे वो ये बबल भी बर्स्ट हो गया। तो कांस्टेंट लेबर सप्लाई हो गया। एब्सेंस ऑफ टैरिफ जो है वो बिटवीन स्टेट्स, जो स्टेट्स ने अपने अंदर टैरिफ ख़त्म कर दिया था, तो इसलिए और आसान हो गया था। गवर्नमेंट ने भी बहुत सपोर्ट की थी। जो रेल रोड बिछा रहे थे 1/3 जो है इसका गवर्नमेंट पे करती। इम्पैक्ट क्या आए थे इंडस्ट्रियलाइजेशन के? जॉब जो थी वो बहुत खतर यानी कि बड़ी क्रूअल थी। बहुत 14-14 घंटे, 16-16 घंटे जो है वो काम करना पड़ता था। स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड थी। तो इस वजह से जॉबलेसनेस भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि अब तो टेक्नोलॉजी आ गई थी, वो मशीन्स को चलाने वाली स्किल्ड लेबर चाहिए। फिर रेल रोड एक्सपेंशन जो है इसने लैंडस्केप भी पूरा बदल दिया पूरे का, यानी हर जगह वो रेल रोड बिछी हुई थी। हाउस होल्ड गुड्स जो है वो अब फैक्ट्रीज में बनने लग गई थी। तो इंडस्ट्री इंक्रीज इन मिडिल क्लास जो है, मिडिल क्लास ज़्यादा होगी। अर्बनाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा होगी। लोग गांव देहातों से उठ के शहरों में आके तो इंडस्ट्री ज़्यादा कमाने के लिए आ गए। वुमेन एम्पावरमेंट हुई कि वुमेन ने बहुत ज़्यादा इसके अंदर हिस्सा लिया। चिल्ड्रन भी इसके साथ ही थे। तो बिग बिजनेस मोनोपलीज इसके अंदर शुरू हुई। रॉबर्ट बैरन्स 1890। इसके अंदर हॉरिजेंटल इंटीग्रेशन जो है वो बिजनेसेस करते थे, उसका हम आगे देखते हैं किस तरह करते थे। वो स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी और उनका। तो पब्लिक कंपनीज जो है, पहली दफ़ा कंपनीज जो है पब्लिक गई, तो यानी आईपीओ शेयर्स जो है पब्लिक किए, तो उस तरह वो और ज़्यादा एक्सपेंड हुई, शेयर्स आए। फिर उसी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश करेगी आगे जाके। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्रेसिव एरा जो है ये 1890 से लेके 1920 तक रहा था। इसकी हम कॉजेज देखेंगे, उनकी डिमांड्स क्या थी, कौन कौन सी प्रोग्रेसिव जो है वो रिफॉर्म्स आई, और फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ बाद में आने वाले इवेंट्स के ऊपर। कॉजेज के अंदर आ जाता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हो गई थी सिविल वार के बाद। तो चूंकि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई थी तो उस इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ हो गई थी। अर्बनाइजेशन हो गई थी। इन्फ्लक्स ऑफ इमिग्रेंट्स बहुत ज़्यादा था। तो राइज ऑफ मैनेजेरियल क्लास, चूंकि जब कैपिटलिज्म होता है तो खुद ही एक क्लास ऊपर आ जाती है, बाकी नीचे रह जाती है। तो बिजनेस इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स हो गया था, और मोनोपोली जो है वो। तो रॉकफिलर जो है ये स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी जो है इसने हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन करके तो जो है वो सब को मर्ज करके तो एक ब्लॉक बना लिया था, मोनोपोली क्रिएट कर ली थी।
डिमांड जो है इन सब की अपोज कर देंगे वो तो डिमांड बन जाएंगी। मसलन अर्बनाइजेशन को ख़त्म करें, इन्फ्लक्स रोकें इमिग्रेंट्स का, जो है पॉलिटिक्स में बिजनेस को ख़त्म करें, मोनोपोली ख़त्म करें। इस तरह इंपॉर्टेंट रोल किसने प्ले किया? मकरेकर जो है ये जर्नलिस्ट थे जिन्होंने आवाज़ उठाई कि ये वाले सोसाइटी के अंदर ये चीज़ें जो है ख़राब हो रही हैं, तो इसके ऊपर कोई ध्यान दे। मैगजीन जो है कॉस्मो, मैकलियोर्स और कोलियर्स जो है इन्होंने किरदार अदा किया। और बुक जो है द शेम ऑफ सिटीज़ जो था, इसने सैनिटाइजेशन का सिस्टम जो है वो सिटीज़ के अंदर एक्सपोज किया था। और द जंगल जो है ये बुक, इसने जो है वो मीट पैकिंग जो इंडस्ट्री है उसके अंदर जो है प्रॉब्लम्स वो एक्सप्लोर की थी। तो प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट कौन कौन से थे? हार्वर्ड टाफ्ट था, विल्सन था और रोजवेल्ट था। ये रोजवेल्ट तो बाद में आएगा ना ग्रेट डिप्रेशन वाले एरा में, तो उसको भी उसके अंदर ही आता है। विस्कॉन्सिन आइडिया गया था कि जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज है ना, ये हम रिफॉर्म्स देखने लगे हैं प्रोग्रेसिव। जो यूनिवर्सिटीज़ की रिसर्चेज हैं ये कहते थे उनको इम्प्लीमेंट करें आप गवर्नमेंट लेवल के ऊपर। तो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के अंदर 17th अमेंडमेंट आई जिसके अंदर इन्होंने सेनेटर को जो है वो डायरेक्ट इलेक्ट होगा। तो 19th अमेंडमेंट आई जिसने खवातीन को वोटिंग का राइट दिया। सोशल रिफॉर्म्स जो है चाइल्ड लेबर ला रहा है, 10 आवर्स वर्क जो था वो 14-16 आवर से कम करके इतने। मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हो गए जॉब के ऊपर। इमिग्रेशन जो है उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई। बेसिक स्टिपेंड देते थे विडोज़ को। और अल्कोहल बैन की 18th अमेंडमेंट में। तो ये अल्कोहल बाद में इन्होंने ख़त्म कर दी थी बैन। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है ब्यूरो ऑफ कॉरपोरेशन बनी जिसने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी को डिसॉल्व किया था। इसके पास पावर थी इन्वेस्टिगेट करने की, एक्शन लेने की। प्योर फूड एंड ड्रग एक्ट आया। न्यू लैंड एक्ट आया 1902 में, ये प्रिजर्व करने के लिए जो इनके रिसोर्सेज है ना उनको। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो इससे हुई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर आ जाता है कि टेक्नोक्रेट्स लाए, इन्होंने स्पेशलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी बनाई। तो पहले तो पॉलिटिक्स इन्वॉल्व थी, तो फिर बार एसोसिएशन जो है फॉर्म हुई इस तरह, और मैन्युफैक्चर एसोसिएशन बनी, एसोसिएशंस बनी, यूनियंस बन गई इस तरह। तो यूनियंस क्या करती थी, वो फिर अपने आप को एक्सप्लॉइट होने से रोकती थी, यानी जब भी कोई होता तो वो यूनियन एक आवाज़ बन के उभरती थी। तो इस तरह जो है ये उसके खिलाफ है। तो प्रोग्रेसिव एरा। और वुमेन क्या है, वुमेन जो है वो क्लब कंसेप्ट चल गया था। वुमेन अपना अपना क्लब बना लेती थी, मतलब जिस भी शोबे में उन्हें एक्सप्लॉइट किया जा रहा है वो उस शोबे की इकट्ठी होकर अपना क्लब बना लेती थी और उसकी आवाज़ उठाती थी। वोटिंग राइट इनको मिला 19th अमेंडमेंट में। तो प्रोग्रेसिव एरा। और ब्लैक्स के साथ क्या हुआ? ब्लैक्स जो है ये प्लेसी वर्सेस फर्गूसन केस था 1896 का। उसके अंदर उसने कहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर रहा है, ये सेग्रीगेशन जो है ये। तो इसने लीगलाइज कर दिया सेपरेट बट इक्वल को। तो फिर बाद में जो है काफ़ी मसले इसके हुए। और ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल जो है 1909 में, ये ब्लैक लोगों के लिए जो है वो इकदाम करती थी। तो इसके इम्पैक्ट्स क्या हुए? इसने एक्सप्लॉयड जो होते थे लेबर उसके ऊपर चेक बना, यूनियंस बनी, उन्होंने चेक रखा। तो जो नेशनल रिसोर्स थे वो प्रोटेक्ट हुए। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आई पॉलिटिशियंस में। अब चूंकि सैनिटर्स भी डायरेक्ट इलेक्ट हो गए आ रहे थे, तो फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ पावर जो है अमंग और उसके फेडरेशन और स्टेट के दरमियान। और लोकल गवर्नमेंट जो है इन्होंने वो स्ट्रेंथन की, मेयर सिस्टम लेके आए। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड वार वन के अंदर हम देखेंगे इसकी कॉजेज़ क्या थी, इसके अलाइंसेस कौन कौन से थे, तो अमेरिका क्यों इस जंग के अंदर आया, और फिर अमेरिका ने इसके अंदर रोल क्या प्ले किया, और इम्पैक्ट्स क्या हुए। तो कॉजेज़ के अंदर आ जाएंगे असासिनेशन ऑफ आर्च डूक फ्रांस जो है ये फर्डिनेंड था ऑस्ट्रिया हंगरी का। तो उसको मार दिया एक सर्बियन नेशनलिस्ट ने। तो चूंकि सर्बियन ने मारा था, फिर ऑस्ट्रिया ने जो है वो सर्बिया के ऊपर जो है वो जंग डिक्लेयर कर दी। तो म्यूचुअल डिफेंस अलायंस जो था वो रशिया सर्बिया का था और जर्मनी और ऑस्ट्रिया का था। अब चूंकि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के ऊपर कर दिया था, तो रशिया भी चूंकि उसका अलायंस था तो वो भी जंग में आ गया, फिर उधर से जर्मनी भी आ गया, इस तरह वो साइकिल चला। तो आर्म रेस थी, चूंकि सुप्रीमेसी ऑफ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जी, हर कोई आर्म की दौड़ में लगा हुआ था, तो लड़ाई लड़ुई जो है वो आम थी। तो नेशनलिज्म जो है बोस्निया जो है वो सेपरेशन चाहता था उससे, ऑस्ट्रिया से। तो ये एक रोल था। इंपीरियलिज्म जो है, जो पावर्स हैं उनकी कॉलोनीज के ऊपर जंग लड़ी हुई थी, वो हर कोई अपने आप को एक्सपांड करना चाह रहा। तो एक मौका मिला तो वो सारे कूद पड़े कि किसी ना किसी को तो साइड पे करो। तो अलायंस जो है एक ट्रिपल एंटेंटी जो है अलायंस था, ब्रिटेन फ्रांस रशिया था। और एक दूसरी तरफ ट्रिपल अलायंस था, जर्मनी इटली ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन था। अमेरिका क्यों है इस जंग के अंदर? जो ट्रेड रिलेशन थे ना यूरोप के साथ वो थे। अमेरिका ने असल में कर्जा दिया हुआ था, तो पहले भी इनका इनके ऊपर डेट था, और दूसरा भी तो ये अगर ये हार जाते तो अमेरिका का तो वो सारा कर्जा गायब हो जाना, डूब जाना था। तो उसके बाद जर्मन सबमरीन जो है वो 1915 के अंदर, ये पहले ये विल्सन था उस टाइम पे ना प्रेसिडेंट। तो विल्सन पोस्टपोन करता रहा। जो मोनरे डॉक्ट्राइन थी ना कि हम किसी के मामलात में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सिर्फ अपना सेल्फ डिफेंस रखेंगे, तो ये उस वजह से ये टाल रहा था। जंग 1914 में ही लग गई थी, तो 1915 की बजाय 1917 में जाके डिक्लेरेशन ऑफ वार हुआ।
तो उसकी वजह से डरा रहा था। तो जर्मन सबमरीन ने 1915 में ना इनके 3 शिप्स जो हैं वो, लुजिटानिया भी एक उनके अंदर काफ़ी बड़ा शिप था, वो डुबो दिए, अनआर्म्ड शिप्स थे। तो जिम्मरमैन टेलीग्राफ एक आया, वो फॉरेन सेक्रेटरी था जर्मनी का, जिम्मरमैन उसका नाम। तो उस वो टेलीग्राफ इन्होंने पकड़ा कि वो मैक्सिको को गया था कि मैक्सिको जो है वो इनके ऊपर अटैक करे, उधर से हम जो है तो इसको साइड पे करें। तो रशियन रेवोल्यूशन जो है वो, लेनिन जो है वो पावर में आ गया था 1917 में। तो वो कम्युनिज्म जो है वो एक नई वेव उसकी शुरू हो गई थी। तो इनको वो भी डर था कि वो अगर हम ना उधर रहे, तो वो उसने अगर इनकी मदद की ना ब्रिटेन और फ्रांस वगैरह की, तो फिर उसका इन्फ्लुएंस जो है इनके ऊपर भी आ जाना है। तो हमारी चूंकि सारा लेन देन ही उनके साथ है, तो हम वो अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस हम पे आएगा कम्युनिज्म का। तो वेपन्स जो है इसी के वेपन्स सारे जा रहे थे उधर। तो इसके क्रेडिबिलिटी थी वेपन्स की, अगर ये हार गया तो फिर इसके वेपन्स किसने खरीदने थे। तो डेक्लेरेशन ऑफ वार, फिर विल्सन साहब कहते हैं आ जाओ जी। तो 1917 में उसने डेक्लेरेशन कर दी। तो रोल अमेरिका के क्या था वर्ल्ड वार 1 में, शुरू में तो न्यूट्रल था, मैंने बताया मॉनरो डॉक्ट्रिन थे। 1918 जो है वो जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, तो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए थे, वो हम आगे अलहदा देखेंगे। तो ट्रीटी ऑफ वर्सेल जो है वो 1919 के हुई। जर्मनी जो है वो सारे अखराजात अदा करेगा जितने भी हुए हैं, फिर उसको अपनी जितनी भी कॉलोनीज हैं उसके ऊपर गिव अप देना पड़ेगा, टेरिटरी भी उसकी गई। तो इम्पैक्ट्स क्या हुए इसने, इसने बुनियाद रखी थी वर्ल्ड वार 2 की। तो लीग ऑफ नेशन उसने पेश की, लेकिन किसी ने माना ही नहीं, वापस आ गए। फिर फियर ऑफ वार जो है लोगों के अंदर डर बैठ गया था, इतनी कैजुअलिटीज हुई थी कि लोग अब नहीं चाहते थे कि कोई वार हो। तो ब्रिटेन जो है उसका इतना उसकी यानी अखराजात हुए थे कि उस एग्जॉस्ट हो गया था, अब उसकी यानी कि करीब आ गया था ख़त्म होने के। अब वो और जंग नहीं चाहता था, जब वर्ल्ड वार 2 होगी ना तब तो पूरी तरह ख़त्म हो जाएगा ना। तो उसकी वर्ल्ड पावर ख़त्म होने वाली थी। तो ग्रेट डिप्रेशन जो है वो यूएस के अंदर आएगा इसके बाद, इसी वजह से, चूंकि ओवर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई थी वर्ल्ड वार 1 के अंदर, तो इस वजह से। तो एंट्री ऑफ यूएस जो है पहली दफ़ा इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स में एंटर हो गया, तो अब ये निकलने नहीं लगा, अब सभी कन्फ्लिक्ट्स में जाएगा। थैंक यू वेरी। ग्रेट डिप्रेशन जो है ये 1929 से लेके 1941 तक रहा था। तो प्रेसिडेंट इसके जब शुरू हुआ था तब प्रेसिडेंट हर्बर्ट हूवर था। तो इसकी कॉजेज़ क्या थी, तो स्टॉक मार्केट क्रैश हुई थी। स्टॉक मार्केट क्रैश होने के पीछे क्या कॉजेज़ थी वो मैं बताता हूँ। ओवर प्रोडक्शन हो गई थी एग्रीकल्चर गुड्स की। अब ओवर प्रोडक्शन क्यों हुई थी एग्रीकल्चर गुड्स की, ये वर्ल्ड वार 1 के अंदर जो गवर्नमेंट ने प्राइस प्रॉमिस किया था कि हम जो है हाई हाई प्राइस के ऊपर आपसे लेंगे, तब ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। तो अब वो वार तो ख़त्म हो गई थी, तो अब वो जो ओवर प्रोडक्शन शुरू हो गई थी तो उसको आगे ख़रीदने वाला कोई नहीं था। तो जब वो किसान आगे बेच नहीं सके, तो वो अपने लोन्स भी ना दे सके फिर बैंक्स को। तो जब बैंक्स को अपने लोन नहीं दे सके तो बैंक्स के पास भी पैसे नहीं गए। तो जब लोग बैंक से पैसे निकालने गए, तो बैंक्स के पास पैसे नहीं थे, बैंक्स ने स्टॉक मार्केट से निकाले। तो जब स्टॉक मार्केट से निकाले तो स्टॉक मार्केट क्रैश हो। तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ थी फ्यू हैंड्स के अंदर, लेबर सेविंग लोग नीचे लोगों के पास तो इतनी बाइंग पावर ही नहीं थी। लेबर सेविंग डिवाइसेस आ गई थी, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो गई थी, वॉर डेट्स जो थे। यूरोप ने जो है $10 बिलियन इनका देना था कर्जा, जो वर्ल्ड वार 1 के अंदर चढ़ा हुआ था। तो उसकी वजह से जो है इनकी इकॉनमी ज़रा यानी नीचे थी, और वो यूरोप यूरोप भी चूंकि कर्जे में था तो वो अदा नहीं कर सकता था। तो चूंकि वो अदा नहीं कर सकते इसलिए उनकी बाइंग पावर भी कम थी। तो ये जब कोई चीज़ एक्सपोर्ट करते तो वो आगे पैसे होंगे तो वो खरीदेंगे। तो अल्टीमेटली इनकी एक्सपोर्ट्स कम हुई, तो जिससे इनकी इकॉनमी जो है वो भी गई। तो हाई टैरिफ जो थे, ये एक एक्ट आया था 1922 के अंदर, इसने टैरिफ हाई किए थे जिसकी वजह से वो प्राइसेस हाई होगी और इंटरनेशनल ट्रेड भी जो है वो कम हुई। स्टेप्स क्या इन्होंने लिए, इन्होंने एक पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए मनी जो है ना वो एक सेंक्शन कर दी कि ये पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे लगाएं, बिल्डिंग्स पे, पार्क्स पे, ब्रिज पे, इस तरह डैम्स वगैरह पे, जिससे जो है वो जॉब्स क्रिएट हुई। रिकंस्ट्रक्शन फाइनेंस कॉरपोरेशन 1932 में बना, तो $2 बिलियन जो है इसको फाइनेंस कर दिया कि आप लोन्स दो सही बंदे ढूंढ ढूंढ के। तो नो इंटरेस्ट ऑन वार डेट्स फॉर 1 ईयर। जो यूरोपियन ने इनके लोन्स देने थे ना, इन्होंने उनको कहा कि आप 1 साल के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं, आप हमें पैसे दो, हमें भी ज़रूरत है। तो इफेक्ट्स क्या आए इसके, यानी इम्पैक्ट क्या आया, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो 25% तक बढ़ गया था रेट। 9,000 बैंक जो है वो 1930 में क्लोज हुए थे। तो जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है वो इनका 33% तक जो है फॉल कर गई थी। तो टैक्सेस जो है वो वेल्थी लोगों पर इन्होंने लगाए 63% तक गया, फिर 75, वो काफ़ी ऊपर तक भी गया, फिर नीचे आया। तो इन्होंने उनके ऊपर टैक्सेस ज़्यादा कर दिए थे। रिफॉर्म्स इन्होंने स्टॉक मार्केट में लेके आए कि वो कोई मार्जिन और बाइंग कॉल होती है उसके ऊपर इन्होंने चेक्स एंड लगाए कि आइंदा ना कोई मार्केट जो है वो क्रैश हो। तो डस्ट बाउल जो था, डस्ट बाउल आते थे ये किसानों की फसलें ख़राब करते थे, तो इन्होंने उसके लिए जो है वो शेल्टर, वो बेड्स में जो है ना वो ट्रीज वगैरह लगाने शुरू किए। तो वो हुआ।
तो मास माइग्रेशन जो है वो रूरल टू अर्बन साइड पे जो है माइग्रेशन बहुत हुई। गवर्नमेंट चूंकि वो पब्लिक प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगा रही थी, जॉब्स दे रही थी, तो फिर जो देहातों वाले थे वो भी शहरों में आ गए थे। थैंक यू। एफडीआर जो है प्रेसिडेंट, इसने न्यू डील पेश की थी ग्रेट डिप्रेशन को काउंटर करने के लिए। तो इसका एरा क्या था प्रेसिडेंसी का, 1933 से 45 तक। इससे पहले जो थोड़े बहुत स्टेप्स लिए थे वो उसने हर्बर्ट हूवर ने लिए थे। तो ये 4 टर्म्स इसने ली थी। इसका पर्पस क्या था, इसने कहा था 3 आर पेश किए थे, रिलीफ, रिकवरी और फिर रिफॉर्म्स। ठीक हो गया। रिलीफ में क्या था, जॉब वगैरह करते थे वक्ती तौर पे कंपनसेट करो। फिर रिकवरी क्या है, इकॉनमी को दोबारा रिकवर करो और इसको पीक पे लेके जाओ। फिर रिफॉर्म्स लेके आओ, रेगुलेशन। अभी ख़राब इकानमी में कौन से रिफॉर्म्स लेके आने। ठीक हो गया। रेगुलेट बैंक करो, लेबर लॉज वगैरह लाओ। तो रिलीफ मेजर्स क्या थे, फेरा 1933 जो है ये गिव लोन्स टू बैंक्स और पीपल जो है इसने दिए 15 मिलियन लोगों को जो है वो इस तरह इसने कंपस एड दी। तो वर्क्स प्रोग्रेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है इसने जॉब्स वगैरह दी 1935 के अंदर। सिविलियन कंजर्वेशन कॉर्प्स बनाया 1933 के अंदर। ये स्पेशली यूथ को टारगेट करता है जो अनएम्प्लॉयड यूथ है। तो रिकवरी मैयर्स के लिए रिकंस्ट्रक्शन फिनांस कमीशन है जो लोन वगैरह देता था। तो नेशन रिकवरी एक्ट जो है इसने लेबर लॉज और दूसरी चीज़ें वगैरह की। तो फार्म क्रेडिट एडमिनिस्ट्रेशन, ये फार्मर्स जो है उनको क्रेडिट देती होती थी कि आप ये पैसे लेके तो गंदम वगैरह उगाएं। तो फार्मर्स रिलीफ एक्ट 1933, ये उनको प्राइस भी अच्छी देते थे और फिर कंसेशन, चूंकि ओवर प्रोडक्शन उन्होंने शुरू कर दी थी, तो ये उनको कंसेशन देते थे, अगर आप कम प्रोडक्शन करेंगे तो हम आपको कंसेशन देंगे। तो सॉइल कंजर्वेशन, सॉइल की फर्टिलिटी जो है इंक्रीज करने के लिए। तो ट्रीज इन्होंने लगाए, शेल्टर एरियाज जो हैं वो बेल्ट्स जो हैं वहाँ पे। तो डस्ट बाउल्स को काउंटर करने के लिए एमरजेंसी बैंकिंग एक्ट आया। जो 9,000 बैंक बंद हो गए थे उनको ओपन करने के लिए फिर इन्होंने एमरजेंसी बैंकिंग। तो सिक्योरिटीज एक्ट लेके आए, जो फ्रॉड वगैरह होते हैं, कंपनियां फ्रॉड करके, तो उसके लिए सिक्योरिटीज एक्ट आया। रिफॉर्म मेजर्स क्या थे, सोशल सिक्योरिटी एक्ट आया जिसके अंदर पेंशन और ये सारी चीज़ें जो अभी तक चल रहा है। तो टेनेसी वैली अथॉरिटी जो है 1933 में बनी, इसने क्या किया, डैम प्रोजेक्ट शुरू किया ये टेनेसी वैली के अंदर। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हुई थी। क्रिटिसिज्म इसके ऊपर क्या आता है, एफडीआर के ऊपर, कि इसने बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस थी हर जगह। इसने अपना प्रेसिडेंट से कोई कांग्रेस वगैरह से नहीं अप्रूव करता था, अपना ही ऑर्डर जारी करता था। तो 35 बिलियन डॉलर जो है वो नेशनल डेट के अंदर ऐड हुए थे। तो वायोलेशन इसने कॉन्स्टिट्यूशन की कहते थे कि कई लॉज इसके वायोलेट करते थे कॉन्स्टिट्यूशन, फिर में सुप्रीम कोर्ट ने उनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी करार दिया था। तो वेस्टेड मनी ऑन रिलीव्स। तो जो अमीर तबका था वो कहता था ये पैसे ज़ाया कर रहा है। तो रोजवेल्ट जो है कोर्ट पैकिंग स्कीम, इसने ना वो कोर्ट का स्ट्रक्चर चेंज, जो कोर्ट ने इसके लॉज जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशन कहे थे ना, तो इसने उसके लिए वो चलाई थी, लेकिन वो फिर पब्लिक का रिस्पॉन्स आया तो वो ये काम नहीं चला। थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर हम कॉजेज देखेंगे इसके, फिर इसके अलाइंसेस कौन कौन से थे, यूएस क्यों इस जंग में दाखिल हुआ, और फिर वार वेपन्स और इवेंट्स कौन कौन से थे और इसके इम्पैक्ट्स कौन कौन से थे। तो ये 1939 से लेके 45 तक रही है। कॉजेज क्या थी, वो जो ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई थी उसके अंदर ही जो जर्मनी को इन्होंने ह्यूमिलिएट किया था ना, तो उसका बदला लेने आ गए थे अब। इकोनॉमिक डिप्रेशन जो आया था, इकोनॉमिक डिप्रेशन जो जब ये हुआ था ना, तो जर्मनी में भी वो बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी। तो वो चूंकि अनएम्प्लॉयमेंट हुई थी तो लोगों के अंदर अनसर्टेनिटी और फियर जो है ये राइज देता है टोटलिटेरियनिज्म को। तो वो चाहते थे कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग लीडर है जो आके हमें इस चीज़ों से बाहर निकाले, ये लीडर तो इनकम्पिटेंट है, ये जो ये मामला नहीं संभाल सके। तो इसलिए फिर ये एडोल्फ हिटलर हिटलर जो है ये पावर में आया था, और वो दूसरी तरफ मसूलिनी साहब पहुंच गए थे। तो नाजीज़म और फाशिज़म जो है ये ग्रो दोनों बड़ी तेज़ी से फैल रही थी। उधर इटली में फाशिज़म था और नाजीज़म था। ये कहते थे हम जो है सुपीरियर रेस हैं, तो चूंकि हमें इन्होंने ह्यूमिलिएट किया है वर्सेल्स के अंदर, तो अब हम उसका बदला लेंगे। तो फियर ऑफ वार था। ये दूसरे सारे डर रहे थे, चूंकि वो बरतानिया तो पहले ही वो खत्म हुआ पड़ा था, दूसरे भी। तो ये कह रहे थे बहुत कैजुअलिटीज हो गई हैं, वार डेट्स में है, अब जंग नहीं हम चाहते। लेकिन वो जो है ये ज़बरदस्ती जंग लग गई। तो राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म और अलायंसेस जो है वो अलायंसेस बहुत बढ़ गए थे, म्यूसोलिनी और हिटलर वगैरह ये अलायंसेस कर रहे थे। और अलाइज पावर कौन कौन सी थी, बरतानिया, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। और एक्सिस पावर जो है वो जर्मनी, इटली और जापान थे। लीडर इधर से रोजवेल्ट था, इधर से चर्चिल था, और रशिया का स्टालिन था। तो वाई यूएस एंडेड इन वार, ये पर हार्बर जो था ना इनका फ्लीट, वो जापान वालों ने उसके ऊपर हमला कर दिया था 1941। तो दूसरा, अगर जर्मनी जीत जाता तो अब वर्ल्ड वॉर 1 के डेट्स जो है वो पड़े हुए हैं, तो उनको किसने देना था। तो इनको अपने वो कर्जों की फिक्र रहती है। तो वार वेपन्स और इवेंट्स जो है ना, वो रडार, एयरक्राफ्ट, टैंक, एटॉमिक बॉम्ब भी इन्होंने अमेरिका ने बना लिया था।
तो हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर जो है वो जंग आके एंड हुई जब लिटिल बॉय जो है वो बम गिराया उसने ट्रू मैन ने। और ये चूंकि वो जो है रोजवेल्ट वो ऑफिस में ही मर गया था, तो अब वो ट्रू मैन आ गया था। जैपनीज जो है वो रीलोकेशन कैंप से जो अमेरिका के अंदर जैपनीज वगैरह रह रहे थे और दूसरे उधर, उनको ये रीलोकेट कर रहे थे, ज़बरदस्ती अपनी जगह छोड़ने में मजबूर कर रहे थे। तो ये बाद में जो है वो रीगन के दौर में जाके उसने माफ़ी मांगी थी उन लोगों से। अच्छा जी, उसके बाद सिग्निफिकेंस कौन कौन से हुए इसके, कलोनियलिज्म और इंपीरियलिज्म इसके बाद जो है पूरी दुनिया में आप वेव देखेंगे वो फैलेगी, वो सारी जो है वो डीकोलोनाइज होंगी चीज़ें। तो डिक्टेटरशिप जो है वो जर्मनी में ख़त्म हुई, इटली के अंदर भी। तो जर्मनी जो है वो डिवाइड हो गया ईस्ट और वेस्ट के अंदर। तो नेशनलिस्ट मूवमेंट जो है अफ्रीका के अंदर, एशिया के अंदर, ये सारी जो है एम्पावर हुई। तो 50 मिलियन जो है पीपल वो डाइड हुए थे इसके अंदर, और बाईपोलर वर्ल्ड हो गई थी। अब आगे दो ब्लॉक बनेंगे, यूएसएसआर का और यूएसए का। तो यूएनओ और नेटो बनी इसके बाद, फिर वारसा पैक्ट आया, और वो हम बाकी चीज़ें आगे देखते हैं। थैंक यू वेरी। सिविल राइट्स मूवमेंट के अंदर हम देखेंगे फोकस इसका क्या था, बैकग्राउंड क्या था और मेजर इवेंट्स क्या थे। इसका फोकस था कि जो एजुकेशन के अंदर सेग्रीगेशन है ना ब्लैक्स की, वो ख़त्म हो। फिर सोशल लेवल पे सेग्रीगेशन ख़त्म हो। फिर वोटिंग राइट्स मिले ब्लैक्स को। मतलब वोटिंग राइट तो एक किस्म का मिल ही गया था, लेकिन वो नॉन इंग्लिश स्पीकर को नहीं था। और दूसरा ब्लैक वुमेन जो है उनको भी नहीं मिला था। 19th अमेंडमेंट में दूसरी को मिल गया था, ब्लैक वुमेन नहीं दे सकती थी। तो बैकग्राउंड क्या था, ब्लैक लॉज जो सिविल वार्स के बाद आए थे कि ये प्रॉपर्टी नहीं रख सकते, और दूसरा नाइट वॉकिंग नहीं है इस तरह के। कू क्लक्स क्लैन जो था ये वाइट रेसिस्ट से जो इनको मारते थे, कत्ल कर देते थे, तो उसने भी बड़ी रिसेंटमेंट क्रिएट की थी। प्लेसी वर्सेस फर्गूसन केस था जिसने सेपरेट बट इक्वल को लीगलाइज कर दिया था, ये उसको भी खत्म करना चाह रहे थे। तो मेजर इवेंट्स क्या हुआ, मॉन्टगोमेरी बस इवेंट हुआ, जिसके अंदर जो है वो एक वुमेन वाइट ब्लैक वुमेन जो है वाइट की सीट पे बैठ गई, तो उन्होंने उसको गिरफ्तार कर लिया। तो इन्होंने फिर बसों का बाईकाट किया। SCLC जो है 1957 में बनी, साउथर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। तो इसके अंदर मार्टिन लूथर किंग को जो है उन्होंने प्रेसिडेंट मुंतखब किया। स्टूडेंट नॉन वायलेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये फूड कॉर्नर के ऊपर जो है उनकी लड़ाई होगी। तो बर्मिंगम कैंपेन जो है ये 1960 के अंदर इन्होंने स्टूडेंट्स ने मार्च किया। वाशिंगटन मार्च जो है, इमेंसिपेशन लॉज जो आए थे 1863 में, ये उसको 100 साल गुजरने के ऊपर ना 1963 में ये मेमोरियल पे इकट्ठे हुए लिंकन के, तो वहाँ पे इसने स्पीच की थी, आई हैव अ ड्रीम। सल्मा टू मॉन्टगोमेरी मार्च हुआ और 1965 में। वोटिंग राइट एक्ट आया 1965 में कि जो नॉन इंग्लिश स्पीकर हैं वो भी वोट दे सकते हैं। तो लूथर को भी किल्ड मार दिया 1968 के अंदर, ये ब्लैक मिलिटेंसी नेशन ऑफ इस्लाम ने। तो नेशन ऑफ इस्लाम जो है ये, इसका मैं वैसे थोड़ा सा हिंट दिया है कि नेशन ऑफ इस्लाम जो है ये वायलेंट थी, कि वायलेंट इसका सोल्यूशन वायलेंट है। तो ये जो था ये कहता था नहीं नॉन वायलेंट, ये गांधी के तरीके के ऊपर चल रहा था। तो नेशन ऑफ इस्लाम से ही आगे मेलकम एक्स आएगा, वो हम अलहदा पढ़ेंगे। थैंक यू। सेपरेशन ऑफ पावर, ये चेक्स एंड बैलेंस जो है एक थ्योरी है जो कहती है तीनों ऑर्गन्स जो हैं स्टेट के, एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों का एक दूसरे के ऊपर चेक है। ठीक है। तो एग्जेक्टिव का चेक जो है लेजिस्लेटिव के ऊपर क्या है कि ये वीटो कर सकता है वो जो लॉज पास करेंगी। कोई स्पेशल सेशन जो है कांग्रेस का उसके लिए कॉल दे सकता है, रिकमेंड कर सकता है कि ये वाली लेजिस्लेशन जो है वो पास करो। या फिर अगर किसी चीज़ के ऊपर इसने रेफरेंडम करवाना है तो वो रेफरेंडम करवा सकता है। दूसरा चेक ऑन जुडिशरी क्या है कि यही सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कोर्ट के जजेस वगैरह को अपॉइंट करता है एग्जेक्टिव। लेजिस्लेटिव जो है इसका चेक एग्जेक्टिव के ऊपर आ जाता है कि ये उसके अगर कोई चीज़ वीटो कर देती है तो ये 2/3 के साथ उसको वोट के साथ उसको ओवरराइड कर सकती है। ये प्रेसिडेंट को रिमूव भी कर सकता है इम्पीचमेंट के थ्रू। और सेनेट जो है ये ट्रीटीज़ और प्रेसिडेंशियल जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनको अप्रूव करती है। तो चेक ऑन जुडिशरी क्या है इसका लेजिस्लेटिव का, कि ये लोअर कोर्ट्स बनाती है। सेनेट जो है ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस जो है उसको अप्रूव करती है। तो रिमूव जो है वो इम्पीचमेंट के थ्रू जजेस को रिमूव भी कर सकते हैं। ये इम्पीचमेंट की पावर जो है ना ये इसी के पास है, लेजिस्लेटिव के पास, क्योंकि इसने ही वो वोट पूरे करने होते हैं। तो जुडिशरी जो है इसका चेक एग्जीक्यूटिव के ऊपर क्या है कि जुडिशियल रिव्यू कर सकती है किसी भी एग्जीक्यूटिव एक्ट का। और चेक ऑन लेजिस्लेटिव ये है कि अगर कोई वो लॉ पास करती है तो उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह सकती है। थैंक यू वेरी। यूएस के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं इनसे मुतलिक आ जाएगा, फॉरेन पॉलिसी आ जाएगी, उनकी डोमेस्टिक अचीवमेंट्स आ जाएंगी, या उनसे मुतलिक अगर कोई डॉक्ट्राइन है वो आ सकती है, या कोई स्कैंडल है वो आ सकता है। तो हम वो सारी चीज़ें इसके अंदर देखते हैं। तो इब्राहिम लिंकन जो है 1861 से 65 तक रहा था। इसकी डोमेस्टिक अचीवमेंट में आ जाते हैं सबसे पहले स्लेवरी, और दूसरा इसने कैबिनेट के साथ अच्छे रिलेशन थे, और इसने सपोर्ट जो है फ्यूजिटिव एक्ट को किया था जो स्लेव उनके खिलाफ था ब्लैक्स के। तो ये साउथर्न की इसने सपोर्ट हासिल करने के लिए किया था, वैसे ये उसके खिलाफ था स्लेवरी के।
तो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आ जाता है, इसने जब सिविल वार हुई थी इसने कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस नहीं ऐड होने दिया उसके अंदर, यानी सिर्फ ये नॉर्थ और साउथ के दरमियान थे। तो बेटर रिलेशन विद नेबर थे इसके। लेगेसी इसकी क्या थी कि पॉपुलर लीडरशिप थी इसकी। 2009 में जो है वो हुआ था सर्वे, तो उसके अंदर ये पहले नंबर पे आया था और वाइजेस्ट प्रेसिडेंट था। तो वुडरो विल्सन को देखते हैं, ये 1914 से 1919 तक रहा है, वर्ल्ड वार वन का जो टाइम था। तो नोबेल प्राइज इसे मिला पीस के लिए। प्रोग्रेसिव प्रेसिडेंट था, इसने बैलेंस किया यूएस पॉलिसी को। पहले चूंकि मोनरो डॉक्ट्राइन पे चल रहे थे सिर्फ डिफेंस तक, तो हम नहीं किसी में इंटरवीन करें, तो इसके दौर में आके वो शिफ्ट हुआ था कि हम इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में भी जाएंगे। विल्सन ने 14 पॉइंट दिए जब जंग खत्म होगी ना, इसने कहा ओपन एग्रीमेंट्स होंगे, फ्रीडम ऑफ सीज होगा, फ्रीडम ऑफ फ्री ट्रेड होगी। तो जाएं, जो आपने भी आके हमारे ट्रेड करनी है करें, हम भी जाके आपको करेंगे तो आप करेंगे। तो वो तो आए नहीं, तो इन्होंने जा जाके वहाँ अपनी सारी चीज़ें एक्सपोर्ट कर करके तो अपनी इकानमी ऊपर ले गए। तो डिसआर्मामेंट जो है उसने कहा था कि डिसआर्मामेंट होगी, सेल्फ डिटर्मिनेशन मिलेगी रशिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और पोलैंड को। इवैक्यूएशन और रिस्टोरेशन होगी बेल्जियम, रोमानिया, सर्बिया और मोंटीनीग्रो। और लीग ऑफ नेशन जो है वो इस्टेब्लिश होगी, म्यूचुअल गारंटी और इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी। तो ये 14वां पॉइंट था इसका लीग ऑफ नेशन का। हैरियस ट्रूमैन जो है 1945 से 53 तक रहा, ये जब रोजवेल्ट मार गया था ना ऑफिस के अंदर, तो उसके बाद ये आया था। तो इसने ट्रूमैन डॉक्ट्राइन दी, इसने कहा जो भी कंट्रीज कम्युनिज्म के खिलाफ जो है स्ट्रगल कर रहे हैं ना, हम उनको पॉलिटिकल एड भी देंगे, सोशल मिलिट्री एड, हर तरह की एड देंगे। $400 मिलियन एड जो है वो भी दी ग्रीक और अदर कंट्रीज को। तो रिएक्शन क्या आया, इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इसका था हेनरी वेल्स, उसने कहा कि ये एग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी है, तो इसने उसको सर्विसेज से हटा दिया। तो जॉन ऑफ कैनेडी जनाब यंगेस्ट प्रेसिडेंट है, 1961 से लेके तो 63 तक रहा है। डोमेस्टिक अचीवमेंट्स में इसके आ जाता है कि इसने टैक्स रिवाइज किए थे, टैक्सेस में कमी की थी, जो कॉर्पोरेट टैक्सेस लगाए थे ना ग्रेट डिप्रेशन वाले दौर में, जो बढ़ा दिए थे वेल्थी लोगों पे, तो वो इसने काम किए। सिविल राइट्स जो है इसने इसी के दौर में सिविल राइट मूवमेंट चल रही थी, तो इसने जो है वो बजाय कि कोई पास करके कोई उनको राइट्स देते, इसने वो जो पहले उन्हीं को इम्प्लीमेंट करने पे लगा। तो इससे काफ़ी उम्मीदें थी उनको तो, लेकिन ये कोई नहीं काम। ट्रेड एक्सपेंशन एक्ट आया कि इसने कहा कि अब हम कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। कंट्रोल अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए जो है ना $435 मिलियन दिए। स्पेस प्रोग्राम 1960 में इसके दौर में शुरू हुआ था, और ख़त्म जो है वो ख़त्म क्या हुआ, वो लैंड जो हुआ था अपोलो, वो 1959 में निक्सन के दौर में हुआ था, 69। फॉरेन पॉलिसी में आ जाता है जनाब बे ऑफ पिग्स इन्वेजन 1961। ये फीडल कास्ट्रो जो है ना वहाँ पे आ गया था क्यूबा के अंदर, उसको डिथ्रोन कर दिया, जो दूसरा जो इनका फेवरेट था, तो उसको जो है गिराने के लिए, फीडल कास्ट्रो को गिराने के लिए इन्होंने ना वहाँ पे इन्वेड किया बंदों के साथ। तो बंदे थोड़े थे, तो वो उन्होंने हथियार डाल दिए, तो वो उल्टी पड़ गई, तो ये फेलियर था इसका। तो इसने वियतनाम की तरफ जो पॉलिसी थी वो भी इसका फेलियर था, इसने मोर इंडल्ज कर दिया था यूएस को, और ज़्यादा नुकसान हुआ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो है वो इसका जो है ना वो सक्सेस थी। ये क्या था, 1962 डेट थी। बैकग्राउंड क्या था, चूंकि वो पहले भी 1961 में क्यूबा के ऊपर इन्वेड किया था इन्होंने, तो अब उसको फिडल कास्ट्रो को डर था कि कहीं ये दोबारा ना इन्वेड करे, तो उससे बचने के लिए उसको कोई सपोर्ट चाहिए थी। तो उसने उधर से यूएसएसआर जो है वो, उसके पास शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल थे, तो इनके पास लॉन्ग रेंज थे, तो उसको कहा है था कि कहीं कोई ऐसी वैसी बात होगी तो हमारे तो वहाँ पहुँचने नहीं। तो उसने आके इसके नज़दीक तीन जो क्यूबा है ना वहाँ पे अपने लगा दिए। तो ये दोनों जो है वो आपस में हो गए कि मैं आपको मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा, आप मुझे जगह दो नज़दीक तरीन हमला करने के लिए। तो इनके जो है वो जहाज़ ने तस्वीरें खींच ली स्पाई प्लेन ने, तो वो जब तस्वीरें वगैरह गई तो फिर वो काफ़ी मसला वगैरह चला, तो वो पूरा ना न्यूक्लियर वार छिड़ने वाली थी। तो उसने जो है इवेंट्स क्या हुए, कैनेडी और फिर निकिती जो है खुर्शेव जो है, इन्होंने फिर आपस में बातचीत करके मामले को हल किया, और उसने कहा कि मैं वहाँ से उठा लेता हूँ सारे मिसाइल, वापस आ जाएंगे रशिया, तो आप जो है क्यूबा पे हमला नहीं करेंगे, तो जो है वो काम। तो इसको असासीनेट कर दिया 1963 में टेक्सास के अंदर, 46 साल के। रिचर्ड निक्सन जनाब आ जाता है 1969 से लेके 74 तक ये रहा है। डोमेस्टिक अचीवमेंट इसकी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये वियतनाम वार की वजह से काफ़ी इनको लॉस हो गया था, तो काफ़ी डिस्टेबलाइजेशन थी, तो ये एक्ट लेके आया 1970 का। फिर सिविल राइट्स जो है इसने कहा कि इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दूंगा, इक्वल राइट एक्ट भी लेके आए। फिर न्यू फेडरलिज्म जो है वो इसकी पॉलिसी थी कि जो है स्टेट्स को जो है वो राइट दें थोड़े बहुत। स्पेस प्रोग्राम इसके दौर में 1969 के अंदर अपोलो जो है वो मून पर लैंड हुआ था, नील आर्मस्ट्रांग जो था। फॉरेन पॉलिसी जनाब पीस मेकर, यानी इसने जो है वो पीस के थ्रू वहाँ से अपने जो है वो वियतनाम से अपने बंदे निकाल लिए। इवैक्यूएशन फ्रॉम वियतनाम वार,
रिलेशन विद चाइना और यूएसएसआर, इसने रिलेशन जो है वो बढ़ाया, चाइना को भी विजिट किया, यूएसएसआर को भी विजिट किया, साल्ट वन और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी भी साइन की उनके साथ, यूएसएसआर के साथ। जो अरब इसराइल जंग थी, इसने सपोर्ट किया था इसराइल को, तो अरब ने फिर इसकी ऑयल जो है वो इसका बाइकआउट किया था, तो फिर ऑयल क्राइसिस आया था 1973 का। निक्सन वाटरगेट स्कैंडल है इसके साथ रिलेटेड, अगर इसके ऊपर ज़्यादा से क्वेश्चन आता है तो ये मैंने ज़रा डिटेल में किया हुआ है। तो टाइम इसका था 1972 के अंदर। तो इसका बैकग्राउंड क्या था वाटरगेट स्कैंडल, एक तो इसको शिकस्त हुई थी अमेरिका के जो वियतनाम की वार में, तो दूसरा इसने री इलेक्शन में जाना था, इसको डर था कहीं मैं हार ना जाऊँ, तो इसने क्या किया कि जो उसके अंदर टेपिंग करा दी, जो ये वाटरगेट कम्प्लेक्स है ना होटल, उसके अंदर जहाँ पे ये डेमोक्रेट्स का ऑफिस था, हेडक्वार्टर था, तो ये चूंकि रिपब्लिकन पार्टी का था, तो इसने वहाँ पे टेपिंग वगैरह करा के उनकी सारी पुलिस वो सारी चीज़ें कंपेनिंग, तो वो सारी सुनते थे। तो ये जब एक दफ़ा तो लगा है, जब दूसरी दफ़ा गए ना पाँचों, तो पांच जो है बर्गलर, तो वो पकड़े गए। फिर इन्होंने तो उसके साथ कहा कि हमारा इनसे कोई लिंक नहीं है। तो जर्नलिस्ट जिन्होंने किरदार अदा किया इसको एक्सपोज करने में, वो कार्ल बर्नस्टीन और बॉब वुडवर्ड थे। तो एक विसल ब्लोअर भी था जो अंदर से था इन्वेस्टिगेटरों में से, उसका नाम डीप थ्रोट था। इवेंट्स क्या हुआ, निक्सन जो है इलेक्शन तो जीत गया, लेकिन जो जो प्रोसिक्यूटर, जब ये केस चल रहा था, जो प्रोसिक्यूटर कह रहा था ना कि ये टेप्स रिलीज करे प्रेसिडेंट, तो इस उसको इसने फायर कर दिया। तो ये सैटरडे नाइट मसाकर इसे कहते हैं, उसको इसने फायर किया ना, तो उसी रात फिर वो दूसरे भी जो थे उन्होंने भी रिजाइन करना शुरू कर दिया उसकी हमदर्दी में, तो इसीलिए इसको सैटरडे नाइट मसाकर। तो निक्सन जो है इसने सीआईए को भी कहा कि एफबीआई की इंटरवीन करे इन्वेस्टिगेशन में। तो चार्जेस जो है जुडिशल कमेटी ने लगाए इसके ऊपर, 3 आर्टिकल्स इम्पीचमेंट के। तो वो चूंकि वो अभी पास होने थे, वो उनको वोट मिलने थे, तो फिर इसने होना था, इसने खुद ही रिजाइन कर दिया 1974 में। तो जिराल्ड फोर्ड जो है ये वाइस प्रेसिडेंट था, ये प्रेसिडेंट बना, तो प्रेसिडेंट बन के जनाब इसने उसको माफ़ कर दिया, ये लो ये जमहूरियत गई। तो वाइस प्रेसिडेंट जो है वो प्रेसिडेंट बन के उसने माफ़ कर दिया। अच्छा जी, बिल क्लिंटन 1993 से 2001 तक आया। तो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या थे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे बॉम्बिंग हुई थी 1993 इसके दौर में, इम्पीचमेंट जो है 1999 की, वो भी इसके ऊपर आई थी। तो वाइट वाटर स्कैंडल एक आया इसके ऊपर, वो 1970 से 80s के अंदर ना इन्होंने वो इन्वेस्टमेंट की थी जो एक रियल स्टेट की, तो उसके ऊपर आया था, तो ये नॉट गिल्टी फाउंड हुआ था। फिर लेविंस्की स्कैंडल है, तो ये पॉलिटिकल सेक्स स्कैंडल था, ये इंटर्न थी वाइट हाउस की, मोनिका लेविंस्की, 22 साल की उम्र थी उसकी। तो उसका और इसका जो है वो ओरल सेक्सुअल रिलेशन थे, तो उसके ऊपर जो है वो केस चला था। तो क्लिंटन ने एडमिट कर लिया था हाँ ये था, और इसने रिग्रेट भी किया था। तो इम्पीचमेंट इसके ऊपर आई 1998 के अंदर। तो लेकिन वो वोट नहीं हासिल कर सकी, क्योंकि उसको वोट मिले तो फिर होता है, तो वो वोट नहीं पूरे हुए, तो वे फिर रहा 2001 तक इसने अपनी टर्म पूरी की। 2001 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश आ गया, 2001 से 9 तक इसने बुश डॉक्ट्राइन पेश की थी जब 9/11 हुआ था। तो ये अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए था। तो इसने कहा था कि हम कोई भी टेररिस्ट या हार्बर नेशन टेररिस्ट कंट्रीज, हम उनके दरमियान कोई डिस्टिंक्शन नहीं करेंगे, जो टेररिस्ट को परवान चढ़ा रहे हैं और जो टेररिस्ट हैं, और दुश्मन की जगह पे जाके लड़ाई लेंगे कि इससे पहले कि वो हमारी जगह पे आए, और कन्फर्म टू थ्रेट बिफोर इट मटीरियलाइज। और लिबर्टी और होप का इसने दिया था कंसेप्ट वर्सेस थ्रेट एंड फियर। थ्रेट एंड फियर जो यानी कि टेररिस्ट क्रिएट करते हैं, और हम लिबर्टी और होप जो है वो क्रिएट करते हैं। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी टॉपिक्स ऐसे हैं यूएस हिस्ट्री के जिनके ऊपर शॉर्ट नोट्स वगैरह आ जाते हैं, जैसे मैनिफेस्ट डेस्टिनी, डॉलर डिप्लोमेसी, ओपन डोर डिप्लोमेसी, मेलकम एक्स, U2 क्राइसिस, इस तरह सारे जो हैं टॉपिक्स। तो इनके ऊपर हम अभी देख लेते हैं सभी को एक ही वीडियो के अंदर। मैनिफेस्ट डेस्टिनी क्या है, ये जो है कोइन बाय जॉन एल सलीवियन 1845 के अंदर। तो इसने क्या कहा था कि अमेरिकन जो है ये डेस्टिन्ड बाय गॉड हैं, वो पूरे कॉन्टिनेंट के ऊपर जो है वो फैलाने के लिए कैपिटलिज्म और डेमोक्रेसी। तो ये मैक्सिकन वार जो है उसको भी जस्टिफाई करने के लिए था, जो इन्होंने उसका अनेक्स किया था टेक्सास को। उसके बाद ये अपोज किया था लिंकन और हेनरी के लिए, इस तरह के जो विक्स था इन्होंने अपोज किया था। डॉलर डिप्लोमेसी जो है ये कॉइन्ड बाय रोजवेल्ट जो है। तो पर्पस इसका क्या था कि एफर्ट जो है अंडर हॉवर्ड टाफ्ट हुई थी ना, जो 1909 से लेके 13 तक रहा था, उनको अप्रिशिएट करने के लिए था। अचीवमेंट्स क्या क्या की थी इसने, इसने अमेरिकन डॉलर जो है उसको एज ए इंटरनेशनल करेंसी जो है ना वो बनाया था, उनको पैसे वगैरह दे के। तो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ यूएसआई, एक्सपेंशन ऑफ यूएस वैल्यूज जो है वो अब्रॉड हुई, यानी इंटरनेशनल लेवल पे जो ट्रेड है उसको अमेरिकन डॉलर में कन्वर्ट किया था, डॉलर डिप्लोमेसी। ओपन डोर डिप्लोमेसी क्या थी कि 1899 से 49 तक रही, जब तक वो चाइना में कम्युनिज्म नहीं ना आ गया।
तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जॉन जे था, ये उसने शुरू किया था। पॉइंट्स क्या थे कि जितने भी कंट्रीज़ हैं वो सब का इक्वल राइट है चाइना के साथ ट्रेड कर सकती, ठीक हो गया। तो इक्वली इक्वली जो है वो ट्रेड कर सकते हैं, और टैरिफ जो है वो चाइना लगाएगा, जो चाइना चाइना ही कलेक्ट करेगा, ठीक हो गया। सिग्निफिकेंस क्या थे, इनको जो है ना फेवर कर रहे थे टैरिफ, यानी इनको कम देने पड़ते थे। तो इसने रिलेशन बिल्ड किया वेस्ट और ईस्ट के अंदर, जो साइड, ठीक है। तो डलस डॉक्ट्राइन क्या है जनाब, ये सीआईए का चीफ था एलन डलस, 1948 से 51 तक। तो ये कोल्ड वार का ही एक आप इसको मान लें। पर्पस इसका क्या था, जो करप्ट कल्चर, जो यूएसएसआर को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना, उनका कल्चर करप्ट कर दो, उनकी मॉरल वैल्यूज़ वगैरह करप्ट कर दो। और फाइनेंशियल एड जो है इसने दी थी उनको, दो जो कंट्रीज़ है ना यूरोपियन कंट्रीज़, उनको। तो फाइनेंशियल एड भी स्टेप्स मिला, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्शल प्लान मिला था, जो $13 बिलियन जो दिए थे, फनल किए थे वो वेस्टर्न यूरोप जो है उसको बिल्ड करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट किया था वेस्टर्न यूरोप। सिग्निफिकेंस क्या हुई, सोवियत का इन्फ्लुएंस जो है वो एलिमिनेट कर दिया वेस्टर्न से। तो जब वेस्टर्न में हुआ, फिर अल्टीमेटली वो बाद में जाके उसका इन्फ्लुएंस वो ईस्टर्न में भी चला जाएगा। तो उसके बाद मार्केट जो है अमेरिकन गुड्स की बन गई, चूंकि अमेरिकन का इन्फ्लुएंस था तो इनकी मार्केट बन गई, तो इसीलिए ये इंटरनेशनली जो है वो इकॉनमी इनकी बढ़ती गई। तो रेस्ट्रेंट स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म का जो है इन्होंने वहाँ तक की ब्रेक लगा दी जो ईस्टर्न यूरोप तक था। तो यूरोप जो है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी फॉलो करने लगा, और जो है अमेरिका की गुड्स इंपोर्ट करता था। यूटू क्राइसिस क्या था, ये 1 मई जो है 1960 को, ये प्लेन था इनका, ये यूएस वालों का। तो ये जाके वो उनकी जो है ऊपर से वो स्पाइंग कर रहा था, तो उसका उन्होंने गिरा दिया प्लेन पकड़ के। प्लेन का नाम U2 था, तो पायलट का नाम फ्रांसिस ग्रे था, तो उसको इन्होंने, गैरी था, इन्होंने जेल वगैरह में भी डाला था। तो इन्होंने माना ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, कोई पार्डन भी नहीं किया। तो कंसिक्वेंसेस क्या थे, पेरिस समिट जो रशिया और इनके दरमियान हुआ था वो कोलैप्स हो गया। तो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस आया, इसके बाद वो आगे हम देखते हैं। तो वीकन द रिलेशन विद यूएसएसआर जो है वो रिलेशन जो है काफ़ी कम हो गए थे। अब जिस तरह, अच्छा आगे, मेलकम एक्स जो है ये नेशन ऑफ इस्लामिक नेम इसका अल शबाज है। तो ये जेल में गया था, 20 साल की उम्र शायद थी या तब। तो इसने जेल के अंदर ही नेशन ऑफ इस्लाम ज्वाइन की थी, जो एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन थी हर राइट्स हासिल करने के लिए ब्लैक्स के। अचीवमेंट्स इसने क्या अचीव की, इसने बहुत ज़्यादा ब्लैक्स को कन्विंस कर लिया था कि जो हम जब सिर्फ मूवमेंट चलाई जा रहे हैं कि हमें दो, वो कहते हैं हाँ हम करते हैं कुछ, इस तरह नहीं है। अगर वो ना दें तो उनको ये बताओ कि दूसरा रास्ता हमारे पास हथियारों का है। तो आम जो है वो सेकंड ऑप्शन है हमारे पास। पॉइंट अफ्रीकन अमेरिकन, इनको पहले नीग्रू कहते थे या कलर्ड मैन कहते थे, तो ये एक इंसल्टिंग टर्म थी। तो इसने अफ्रीकन अमेरिकन जो है ये टर्म कोइन की थी। तो इसने मोहम्मद अली बॉक्सर जो है उसको भी कन्विंस किया था, उसको भी नेशन ऑफ इस्लाम जो है ज्वाइन करवाई थी। तो इनका इसका जो है अलीजा मोहम्मद और दूसरे जो थे उनके साथ ना इसका कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कुछ पॉइंट्स के ऊपर, तो ये 1964 में इसने वो छोड़ दी थी। तो इसने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई थी, OAAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन यूनिटी, ठीक हो गया। तो 1965 के अंदर जो 3 मेंबर्स थे नेशन ऑफ इस्लाम के, उन्होंने इसको जो है वो मार दिया। मैककार्थिज्म क्या है, 1950 के अंदर ये टर्म आई है, एक पुलिसी अक्यूज जो किसी दूसरे को ना कम्युनिज्म या सोशलिज्म का इल्ज़ाम लगा के किसी के ऊपर भी लगा देना, इसको मैककार्थिज्म कहते हैं, ठीक हो गया। तो मैककार्थी कौन था, ये सेनेटर था जिसने कहा था कि मैं जानता हूँ 205 ऐसे लोगों को जो स्टेट्स डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, उनके प्लांट किए हुए यूएसएसआर के। बस हवाओं में ही बातें थी, कोई इसका सबूत वगैरह नहीं निकला था। तो डेमोक्रेटिक वर्सेस रिपब्लिकन अगर आपको पूछा जाता है कि क्या थे, तो डेमोक्रेटिक जो है वो लेफ्टिस्ट थे, वो दूसरे राइटिस्ट हैं, ये लिबरल है, वो कंजर्वेटिव है। इनका बिलीव है जो फेडरल के ऊपर है, तो वो नॉन फेडरल के ऊपर बिलीव रखते हैं। ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोग्राम्स होने चाहिए, यानी गवर्नमेंट सपोर्ट करे लोगों को जो वीक हैं। ये वो कहते हैं इक्वल होना चाहिए, सभी के लिए इक्वल प्रोग्राम्स। तो कम्युनिटी, ये कहते हैं कम्युनिटी जो है रिस्पॉन्सिबल है चीज़ों के लिए, वो कहते हैं नहीं, इंडिविजुअल जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेटो क्या है जनाब, नेटो अप्रैल 1949 के अंदर बनी है। ये कोल्ड वार कोई वही रशिया का उसको ही काउंटर करने के लिए था। तो कंट्रीज 28 कंट्रीज जो अभी तक इसके मेंबर्स हैं। हेडक्वार्टर जो है ब्रसल्स बेल्जियम के अंदर है। तो इसका नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका क्या था कि अगर हम में से किसी एक पे ऊपर भी हमला होगा तो वो सभी के ऊपर जो है हमला तस्वर किया जाएगा। वारसा पैक्ट क्या है, इसके बाद जो है वो रशिया वाले वारसा पैक्ट ले आए यूएसएसआर। तो उन्होंने 1955 से 1991 तक रहा, जब तक वो सोवियत यूनियन जो है वो वापस रशिया में नहीं कन्वर्ट हो गए। तो पर्पज़ इसका क्या था, टू काउंटर नेटो। तो इसके अंदर भी 6-7 कंट्रीज थे शायद मेरे ख्याल में। तो बुल्गारिया, ये पोलैंड, ये वाले इसने ईस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो मिला लिए थे अपने साथ।
ठीक हो गया। हेडक्वार्टर इसका मॉस्को के अंदर। थैंक यू वेरी मच।